गुड इवनिंग दोस्तों। कोयल की आवाज आ रही है किसके यहाँ से? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रुपेश गुड भाई। इवनिंग रुपेश जी। सर आज हाँ। 7th सेशन है ना सर आज? नहीं, आज का 8th है ना, 7th हुआ अपना पिछला। अच्छा लास्ट अच्छा। इसमें गलती से शायद सेशन 6 लिखा था हाँ उस वही स्लाइड मैं पर। क्योंकि मैं वही नो मैं क्योंकि ना नोट्स ले रहा हूँ यस क्योंकि यस, आता है तो फिर तो मैं भी एवरीथिंग नोट कर ग्रेट रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट। ठीक है सर। यस, दिस इज 8th सेशन, लास्ट वन वाज द 7th। ओके सर। जी। मैं उसका आपको लगे तो मैं शेड्यूल शेयर करता हूँ ना। हाँ वो शेड्यूल तो है मेरे पास। है ना? हाँ यस यस, हाँ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, गुड इवनिंग दिनेश जी। गुड इवनिंग विकास जी। चलो मैं सबके माइक म्यूट करता हूँ अभी के लिए। यस, गुड इवनिंग राजेश जी। चलिए, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं तो हम शुरू करते हैं। आपके सारे कमेंट्स या सवाल आप चैट में डालते रहिए, ठीक है? एंड में हम Q&A का टाइम रखते ही है, आपको पता है। Yes. तो दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आप सबका आज के सेशन 8 में स्वागत है। आज हमारा सेशन थोड़ा इन डेप्थ है, इन डेप्थ चीज़ों के बारे में है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे ट्रेनिंग्स में हम ऐसा कर रहे हैं कि कई प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। गुड इवनिंग स्वप्निल जी। आप जो आपके डायरेक्ट काम से जुड़ी है, डायरेक्ट आपके रोल से जुड़ी है, बट इसके साथ में क्योंकि एक लॉन्ग टर्म हमें साथ में काम करना है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हम हमारे साथ आपके साथ में बना रहे हैं, तो उसमें हम कुछ इन डेप्थ चीज़ें भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप सीरियसली इन सारी चीज़ों को समझें, इन पे सोचें, इन्हें हम इंटरनलाइज कर लें, यानी आपके नॉलेज का वो हिस्सा बने। तो उसको लेकर भी कुछ सेशन वैसे डिज़ाइन होते हैं, तो कुछ सेशन थोड़े प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं, कुछ सेशन थोड़े थियोरेटिकल होते हैं। इसके अलावा आपको पता है स्किल बेस्ड भी सेशन होते हैं, है ना? तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को लेकर है।
किस तरह का फ्यूचर हमको इकोनॉमी का दिखता है, उसमें क्या होने वाला है, उसके पीछे का रीज़निंग कैसा है, ये ज़रा समझने के लिए आज का हमारा सेशन है, ठीक है? तो चलिए अभी शुरू करते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे अ, वरना रिकॉर्डिंग हमारा तो ट्रेनिंग का चलता ही है। एक शुरू में मैं केवल सबको एक बोलूँगा कि सारे लोग जब हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है तो थोड़ा 10 मिनट पहले केवल मीटिंग जॉइन कर लो आप, है ना? आपने मीटिंग जॉइन करके आपने बराबर 7 बजे भी आपने जॉइन किया बाद में तो चल जाएगा। पर मीटिंग जॉइन आप 10 बजे से करके रहो ताकि आपका कुछ मिस नहीं होगा, ओके? तो उससे ऐसा होगा कि हम टाइम पे 7 बजे बराबर शुरू कर पाएँगे, बाद में सबका डिनर भी होता है, बाकी ये शाम में आपको काम भी होंगे रात में और तो उसके लिए हम टाइम पे जा सकेंगे, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, आज का हमारा सेशन है इसका नाम है मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? मुझे लगता है आवाज़ बराबर सेटिंग वगैरह ठीक है? आवाज़ क्लियर आ रही होगी सबको? प्लीज़ चैट में मुझे बताइए। यस, ओके, या थैंक यू कुणाल जी, दिनेश जी, विकास जी। यस, थैंक यू मिलिंद जी, रुपेश जी। यस, तो आज का हमारा सेशन है मार्केट्स एंड कंज्यूमर पिरामिड। अब देखिए ये जो कंज्यूमर पिरामिड ये कांसेप्ट है, कंज्यूमर पिरामिड ये आपका ओवरऑल पॉपुलेशन जो किसी देश का होता है या दुनिया का है, उस पॉपुलेशन में अगर आप उनका जो अर्निंग है, उनका जो इनकम है, उनका जो पर कैपिटा इनकम है, उसके हिसाब से अगर आप उसका एनालिसिस करोगे, तो वो जो आएगा, उसके हिसाब से आप देखोगे तो जो ज़्यादा कमा पाते हैं, जिनका इनकम ज़्यादा अच्छा है, यानी आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे हमने शेयर किया आपके साथ में, ये है सीके प्रहलाद जी करके एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के, जो बाद में इंडिया के बाहर रहे पूरी ज़िंदगी और इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है, भारत की तरफ से उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। इसके अलावा कई अवार्ड उनको मिले हैं। अभी वो नहीं है कुछ साल पहले वो गुज़र गए, पर उन्होंने ये मुद्दा रखा था। उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने कंज्यूमर पिरामिड एक कांसेप्ट डिटेल में रखा और उसके अलावा उन्होंने क्या बोला है मैं इस पे आता हूँ। बट उन तब 2004 में लगभग ये इस तरह के नंबर्स थे और तब क्या ये कंज्यूमर पिरामिड कैसा था ज़रा समझिए। तो आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पर कैपिटा इनकम कैसे क्या होता है कांसेप्ट में बाद में बताऊंगा, पर कैपिटा इनकम का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे देश का ओवरऑल जितना भी इनकम है या जीडीपी है और हमारे देश की जितनी लोक संख्या है, इनको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो हर इंसान कितना उसका इनकम है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो वो होता है पर कैपिटा इनकम। तो ओवरऑल एक देश का कितना इनकम है और उसमें उनकी पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दो, दैट बिकम्स पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम $20,000, $20,000 का मतलब होता है लगभग 15 लाख रुपए। आज 75 रुपए का एक डॉलर है हमको पता है। तो इससे ज्यादा जब अगर हो तो वो जितने लोग हैं उनको आप समझिए अपर क्लास हम बोलते हैं। फिर मिडिल क्लास में हमको पता है हम हायर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास ऐसे दो क्लासेस बोलते हैं। अब वो यानी क्या हुआ, तो जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे टियर 2 एंड 3। तो एक तो अपर क्लास जिनका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, साल का इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपर क्लास हो गया दुनिया में। ये दुनिया में थे तब लगभग 7.5 से 10 करोड़ लोग, ये 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर जिसे हम मिडिल क्लास बोलेंगे, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, ये पूरा रेंज हो गया लगभग $20,000 से लेकर $1,500 तक का। यानी 15 लाख से लेकर 1.25 लाख तक जितने लोग, यानी 1,12,500 तक जितने लोग पूरे साल में कमाते हैं, तो वो हो गया। ये पर कैपिटा इनकम है, यानी हर एक आदमी का इनकम। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपका घर का इनकम इनके 5 गुना हो जाएगा। बट वो 5 लोग सारे जॉब नहीं कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। या तो घर में कोई 2 लोग काम कर रहे होंगे, कोई 1 लोग काम कर रहे होंगे, बट वो टोटल इनकम पकड़ना पड़ेगा आपको उस फैमिली का, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। इसलिए आप बोलोगे यार पूरे साल में 1 लाख सवा 1,12,000 ही कमा रहा है, फिर भी इनको मिडिल क्लास हम कैसे बोल रहे हैं? नहीं, इसका मतलब वो घर जो है, उस घर में 5,60,000 रुपए आ रहा है।
1 साल में। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अ, लगभग 45,000 रुपए महीने का कमाई उनके घर में कोई न कोई करता है। तो सिंपल सी बात है, 2004 में ये चीज़ हम मिडल क्लास में पकड़ेंगे, तो 1,12,500 के आसपास इनकम हुआ। तो ये जो पूरा रेंज है, इसमें कितने लोग रहते थे? दुनिया में तब थे 150 से 175 करोड़ लोग थे। और सबसे नीचे का जो, जिसे हम लोअर क्लासेस बोलते हैं, इकोनॉमिकली लोअर, सिंपल सी बात है, ये हम इकोनॉमिक तरीके से इसके कैटेगरीज बना रहे हैं। लोग कोई छोटे नीचे बड़े नहीं होते, ऊंचे नीचे नहीं होते, अपर और लोअर कुछ नहीं होता। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली कौन किस इस पे है, किस तरह का उनका सिचुएशन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो लेस देन $1500, यानी लेस देन 1.25 लाख रुपए जिनका पर कैपिटा इनकम है, ऐसे 400 करोड़ लोग तब दुनिया में थे। यानी लगभग 550 करोड़ जो लोग जब दुनिया में थे, तब की ये बात चल रही है, 2004 वगैरह की। तब से आज तक हमारा पॉपुलेशन 200 करोड़ से बढ़ चुका है, पर ये पिरामिड भी बदल चुका है। और उसमें क्या सोच थी? उसमें एक दूसरी बात आप समझिए कि ये जो भी है कंज्यूमर पिरामिड, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम समझ सकते हैं कि जो ज्यादा कमाते हैं या जो अमीर लोग हैं वो दुनिया में कम हैं, तो ये ऊपर आ गए। तो ये देखिए, ये छोटा हो गया पूरा सेक्शन। फिर मिडिल क्लास में उससे थोड़े ज्यादा लोग हैं, तो ये हो गया मिडिल क्लास। एंड देन लोअर क्लासेस जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकली, उसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक पिरामिड जैसा बन जाता है और उसे हम कंज्यूमर पिरामिड बोलते थे। अब इसमें क्या हुआ? ये अभी ऐसा नहीं रहा है, इस पे हम बात करेंगे, या अभी और ये बदलने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। बट क्या इसमें सोच क्या थी? सीके प्रहलाद जी ने क्या बोला? इसमें आप देखेंगे तो इसे हम कहते हैं बीओपी, यानी क्या? ये जो नीचे वाला क्लास है, इसे बोलेंगे बॉटम ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का सबसे निचला हिस्सा, बॉटम ऑफ द पिरामिड। अब बॉटम ऑफ द पिरामिड, इसमें क्या दिखाई देता है कि केवल 5% बिजनेस वहां पे होता है। यानी कोई भी कंपनी जितने भी प्रोडक्ट बनाएगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट टॉप टीयर के लिए होते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इसके लिए होते हैं, बट केवल 5% प्रोडक्ट होता है बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए। तो ये मेजोरिटी कंपनीज का हमको दिखाई देता है। तो उसमें क्या नजर आता है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में केवल 5% बिजनेस होता है। ये क्यों होता है? एक तो ये है क्योंकि इनके पास में पेइंग कैपेसिटी जो है वो काफी कम है, तो उसके कारण उन लोगों के पास में, कंपनीज के पास में उसको लेकर सुटेबल प्रोडक्ट ही नहीं थे। फिर इनको समझा नहीं जाता कि ये वायबल मार्केट है। कई कंपनियां सोचती ही नहीं कि ये मार्केट में कुछ हम कर सकते हैं, ये मार्केट में जाके कुछ फायदा होगा, ये मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट बना के कुछ फायदा है, ऐसा ही नहीं लगता। तो ये और एक रीजन है कि यहाँ पे कम काम होता है। देन बॉटम ऑफ द पिरामिड में पर अगर आपको जाना है, तो सीके प्रहलाद जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला क्योंकि ऊपर में इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स हो रहे हैं और उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो अगर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए काम करोगे, आप अगर ऐसे प्रोडक्ट बनाओगे जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, उनके काम के प्रोडक्ट्स हों, अगर वैसे भी आप प्रोडक्ट बनाइए, तो आपके आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है और उससे इकोनॉमी और अच्छी स्ट्रांग होती है, ऐसा उनका कहना था। ये उन्होंने थ्योरी बोली, और उसमें उनका वही था कि अ, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं, एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट हैं बिजनेस के लिए। अब इसमें क्या हर्डल आते हैं? ये काम करना है तो जैसा हमने ये तो देखे, इसके अलावा एक होता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है। जो भी कंपनी है वो एडवर्टाइज करेगी, तो ऐसे कई मीडियम्स में करती हैं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जो होते हैं, जो सबसे गरीब लोग होते हैं, उन तक उसके ऐड ही नहीं पूछते। उनकी क्या जरूरतें हैं ये भी इस कंपनी को पता नहीं है, तो उनके हिसाब से वैसे वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो इसके कारण एक कम्युनिकेशन गैप है, जो भी यानी प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज हैं, जो भी सेलर्स हैं, उनमें और बॉटम ऑफ द पिरामिड में। दूसरा बात है इंफॉर्मेशन पॉवर्टी। ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड या ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग हैं, इनमें ये होता है कि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अब सीधी सी बात है, अगर एडवर्टाइजिंग उन तक नहीं पहुंचा, मीडिया के थ्रू उन तक नहीं पहुंचा गया, तो क्या हो जाएगा? उनमें इंफॉर्मेशन की कमी हो जाएगी। ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं, ये मेरे ऐसे काम के भी होते हैं, यही उनको पता नहीं है, तो ये भी एक इशू होता है। देन
तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज इन रीचिंग आउट। अब ऐसे गरीब लोग अगर समझिए किसी गांव में रहते हैं, अब ज्यादातर ऐसे लोग तो हम देखे हैं कि रूरल एरियाज में ज्यादा दिखाई देंगे हमको। वो गाँव में रहेंगे या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे जंगलों में रह रहे हैं। वहाँ तक पहुँचना ही अगर पॉसिबल नहीं तो ये भी और एक रीज़न था। ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। पर मैं जानबूझ के डिस्कस कर रहा हूँ और फिर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी होते हैं इन लोगों के ऑब्वियसली। उनका पैसे का इश्यू है, उनके इनकम के इश्यू है इसलिए तो वो गरीब हैं। तो उसमें कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी हैं। अब ये आप समझिएगा कि यानी ये पिरामिड में जैसे-जैसे हम नीचे आने जाएँगे, ऊपर है अमीर लोग जिनका सबसे कम पॉपुलेशन है, बीच में मिडल क्लास जिसका अमीरों से ज़्यादा पॉपुलेशन है और नीचे में है पुअरेस्ट ऑफ द लोग। उसमें जैसा हम बात कर रहे हैं, हम जैसे-जैसे बॉटम की तरफ आते हैं, हमारा प्रोडक्ट जैसा-जैसा ज़्यादा गरीब लोग खरीद पाएँगे, वैसे क्या होगा? वैसे ही ज़्यादा पॉपुलेशन को उससे एक्सेस मिल जाएगा। ज़्यादा पॉपुलेशन को वो अफ़ोर्ड होता जाएगा। ये सिंपल सी बात हम ये पिरामिड समझ के देख के समझ सकते हैं। और ऊपर जितना जाओगे, उतना ही कम पॉपुलेशन भी है, बट उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। आप जितना नीचे आओगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को जितना सस्ता करोगे, उतना ही आपको ज़्यादा पॉपुलेशन भी मिल जाएगा टारगेट के लिए एंड दूसरा वहाँ पे प्रोडक्ट भी कम मिलेंगे कॉम्पिटिशन के लिए। आप जितना ऊपर जाओगे, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट भी होंगे आपके कॉम्पिटिशन में, पर वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होगा कंपेयर्ड टू जितना हमें नीचे मिलेगा। तो ये रीज़न है। अब जो हम सारा हमने डिस्कशन किया था, हमारा जो पहला वेबिनार होता है, जिसको सुन के आपने हमारे साथ जॉइन हुए वगैरह, उसमें भी हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी कि कैसे अभी रियल एस्टेट को हमें अफोर्डेबल करना पड़ने वाला है। कैसे रियल एस्टेट अभी अफोर्डेबल होता जाएगा, उसका एक रीज़न ये भी है कि अभी जो लग्ज़री मार्केट है या जो ऊपर का मार्केट है, वहाँ पे बहुत सा सैचुरेशन आ चुका है। अभी ज़रूरत है नीचे में काम करने की। अभी ज़रूरत है कि और हम अफ़ोर्डेबल करते जाएँ और वहाँ से बहुत बड़ा बिज़नेस बनता जाएगा। पॉपुलेशन में हम जैसा-जैसा नीचे आएँगे, इस पिरामिड में हम जैसे-जैसे नीचे आएँगे, वैसे-वैसे हमको ज़्यादा कस्टमर मिलते जाएँगे और उसमें और बड़ा-बड़ा काम हो पाएगा। ये हम तब भी डिस्कस कर चुके, इसी को मैं और अभी आपको डायग्राम फॉर्म में आपको समझा पा रहा हूँ, इस टॉपिक के कारण। अब ये इश्यू है कि ये है सारे बॉटम ऑफ द पिरामिड में बिज़नेस करने के हर्डल्स। अब उस पे सॉल्यूशंस क्या हैं? हाउ टू कैटर टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये मैं जनरल भी बात कर रहा हूँ बट हमारे रियल एस्टेट के बारे में भी हम सोचते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए अगर हमको प्रोडक्ट करने हैं, जो सबसे गरीब तबका है उस तक अगर पहुंचना है। अब देखिए सबसे गरीब में आप अगर एकदम हमारे देश में भी वो बड़ा तबका है कि पॉवर्टी लाइन के भी नीचे है, वो भी काफी बड़ा तबका है। पर उन तक अगर एकदम से पहुंचना है तो उसको तो टाइम लग जाएगा। उस पे भी हम आने वाले हैं एंड में, आज के सेक्शन का एंड पार्ट हम उस पे भी आएंगे। बट आपको और नीचे केवल जाना है, तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा ज़रा समझिए। एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ही रिडिज़ाइन करने पड़ेंगे। आप आपको यानी एक तो जो नीचे वाला तबका है उसको चाहिए वैसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। फिर आपको अगर रियल एस्टेट में आप देखिए नीचे वाले तबके को चाहिए ऐसे प्रोडक्ट बनाने, तो कैसे बनाने पड़ेंगे? अफोर्डेबल हाउसिंग में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको बाकी जो फैसिलिटीज़ होती है, उन्हें कम कर दिया तो भी चलेगा। बट शायद लोकेशन भी बहुत दूर के नहीं चाहिए। वहीं पे दूर के चलेंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप्ड है उस सिटी का कि आप वो आसानी से आ पाएँ। क्योंकि ये लोगों को आप देखेंगे जैसे-जैसे हम लोअर मिडल क्लास की तरफ जाएँगे या उससे भी पुअर लोगों की तरफ जाएँगे और उनके लिए अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें कैसे लगेंगे? एक तो जो मैंने कहा वो सस्ते लगेंगे और दूसरा उनका लोकेशन ऐसे चाहिए कि वो लोगों को काम करने के लिए अगर सिटी में आना पड़ता है, तो उसे एक्सेस होना चाहिए। तो अगर सिटी के जहाँ पे वो रहते हैं वहीं के या सिटी के बीचों-बीच है या सिटी के पास में है बहुत या ज़्यादा अच्छे लोकेशन से तो वहाँ पे अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए ये सोचना पड़ेगा। या तो अगर बाहर ले रहे हैं सिटी के तो ऐसे में हमको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि जितना हम सिटी के दूर जाएँगे, सेंटर से जितना दूर जाएँगे उतना रियल एस्टेट सस्ता होता है, हमको पता होता है। बट वैसा अगर करने जाएँगे तो फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसा मुंबई जैसा एरिया है कि जहाँ पे लोकल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे कई तरीके हैं, अभी मेट्रो भी बनते जा रहे हैं। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत पीछे है पॉपुलेशन की ज़रूरत के हिसाब से।
तो इसके लिए वो बढ़ने में बहुत लिमिटेशंस हैं। पर अगर वो बहुत अच्छा होता, तो हम देखते हैं कि वो सिटी उतना अच्छा बढ़ पाएगी। तो जैसा हम बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट के बारे में ही अलग से सोचना पड़ने वाला है, पूरा डेवलपर्स को रियल एस्टेट के बारे में। और ये सब हम ड्राइव करने वाले हैं। हम जब ये समझ के सारा काम करना शुरू कर रहे हैं, तो सब चीज़ों का, क्योंकि देखिए डेवलपर को हमारे तरफ से भी इनपुट जाने वाला है। अब जैसा हमारा नेटवर्क बनता जा रहा है, एक बड़ा नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया का अपना बन रहा है, उस नेटवर्क के थ्रू डेवलपर्स को देखिए बराबर इन्फॉर्मेशन जाएगी कि उन्होंने किस तरह से प्रोडक्ट बनाने चाहिए, कैसे प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। इसमें हम हमेशा कंसल्टेंसी देते रहे। प्रो रियल्टी कंसल्टेंट्स ये डेवलपर्स को कंसल्टेंसी देता रहा है किस तरह का प्रोडक्ट हो। इवन प्लॉट्स हैं, एनए प्लॉट्स हैं, तो किस साइज के बने हैं, वो किस लोकेशन के हिसाब से क्या साइज हो, उनका कैसा रेट रखा जाए, ये पूरा उनको हम गाइड करते रहते हैं। तो प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ेगा अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड को हमको केटर करना है। दूसरा, प्रोडक्ट शुड हैव मैक्सिमम फीचर्स बट लेस कॉस्ट। लेस कॉस्ट की तो हमने बात कर ली, बट देखिए फीचर में भी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चलता है। अब अगर जैसे अभी मोबाइल्स हमको पता है, अभी मोबाइल्स कोई भी ले पाता है। हमने देखा हमारे देश में 55 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 110 करोड़ लोगों के पास फोन है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि देखिए पूरा प्रोडक्ट रिडिजाइन करके उनको सस्ता बनाया गया, बट सस्ता बना के भी फीचर कम नहीं किए, फीचर भी उतने ही रखे। सस्ता बनाने के लिए फिर उसको बहुत, यानी लो कॉस्ट फिर से बोला है, 2-2 बार बोला है, इसका रीजन हमको पता है। और वो करके भी प्रोडक्शन बढ़ा के वो किया गया, ठीक है? तो वैसा ही करना पड़ेगा। प्लॉट्स की क्वालिटी कम करके नहीं चलेगा, उनमें जो फीचर ज़रूरी होते हैं या जो लोकेशन ज़रूरी होते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे, सूटेबल लगेंगे, उनके फीचर भी सही रखेंगे। तो इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा। यस, तीसरा, न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स बनाने पड़ेंगे। अब देखिए जैसे-जैसे हम लोअर मिडिल क्लास की तरफ आएँगे या जितना भी हम पुअर क्लास की तरफ जाएँगे, उनसे कम्युनिकेशन के हमको नए चैनल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था कि पहले के ज़माने में अब तक रियल एस्टेट में जो केवल न्यूज़पेपर ऐड से काम होता था, होर्डिंग से काम होता था, उससे अलग कम्युनिकेशन उनसे हमको करना पड़ेगा। और उसी का एक बड़ा हिस्सा है हम जो ये नेटवर्क बना रहे हैं आपके साथ में। उससे हम बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे, ये आप समझ सकते हैं। उन तक सारे प्रोडक्ट की सही इन्फॉर्मेशन हम पहुँचा पाएँगे। कई बार वो इसलिए भी नहीं आएँगे क्योंकि उनको लगता है कि रियल एस्टेट का मुझे समझ में नहीं आता है। पर जब आप उन्हें ठीक से सब दिखा पाओगे, उसके वो बराबर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचेगी, वीडियोज़ पहुँचेंगे, लाइव वेबिनार उन तक पहुँचेगा, तो कैसा होगा, कम्युनिकेशन चैनल आ जाएगा एक, जिसके थ्रू उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी शुरू हो जाएगी। हम जो बात कर रहे थे ना कि इन्फॉर्मेशन पॉवर्टी, वो चली जाएगी। इन्फॉर्मेशन बराबर पहुँचना शुरू हो जाएगा, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में भी काम बढ़ता जाएगा। फिर एम्फसिस ऑन वर्ड ऑफ माउथ। बॉटम ऑफ द पिरामिड पे अगर हमको काम करना है तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे केवल एडवर्टाइज से नहीं होता काम। केवल एडवर्टाइज देख के या इसके लिए भी देखिए कि आप एडवर्टाइज देखोगे, आप पूरे फीचर्स पढ़ लोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये चीज सही है। इसके लिए ये डिसीजन लेने के लिए आप में कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। अब वो सारा कॉन्फिडेंस ये जो पूरा तबका है इसमें नहीं होगा उतना। उनको उसके लिए वक्त लगेगा, तो बेटर उनको रिलायबल क्या लगेगा, वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा रिलायबल लगेगा। तो देखिए हमारा नेटवर्क जो है वो इस बात को भी बहुत अच्छे से कैटर कर रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब देखिए, अब ये जब आप सोच रहे हो, हम जब बात कर रहे हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड की, ये आपके काम में कैसे मदद करने वाला है ये आप समझ पा रहे होंगे शायद। अब तक हम सोच रहे थे हमारा कौन सबसे अच्छा क्लाइंट है। आप ही याद कीजिए, अगर आपने भी सोचा होगा आपके कॉन्टैक्ट्स में से जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा रखा हुआ है या जिनका सेविंग बहुत ज्यादा है, अब तक आप सोच रहे होंगे कि कोई मेरे लिए बेटर क्लाइंट है। पर जब आप ये सेशन सुनोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, आप उल्टा आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, इनमें से भले ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इतना नहीं पैसे कमा पाते हैं, वो भी उनके भी लिए आपके पास में प्रोडक्ट होने वाले हैं और उन वो भी आपके अच्छे क्लाइंट होने वाले हैं और उससे उल्टा ज्यादा बेटर बिजनेस आ सकता है। ये आपको समझ में आने वाला है आज के सेशन के बाद में। तो इसके लिए बात को आप ठीक से समझ लीजिए। तो एम्फोसिस ऑन द वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी है यहाँ पे, और वो भी हम कर रहे हैं। लो कॉस्ट जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे पूरे रेंज के प्रोडक्ट, हमने कितने बार बोला, हमने जब जब रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स की बात की, पहला वेबिनार से लेकर अब तक हर बार हम बोलते हैं सारे रेंज के प्रोडक्ट्स। इसके पीछे का रीजन समझिए।
ज्यादातर रियल एस्टेट का काम जो लोग करते हैं उनको वो हायर रेंज में ही करने की कोशिश करते हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं हम बहुत कोशिश करते हैं लोअर रेंजेस में भी ज्यादा काम करने की। इससे बेटर बिजनेस होता है, इससे ज्यादा अच्छा बिजनेस हो पाता है, यहाँ पे कंपटीशन भी कम है और यहाँ पे जरूरत भी ज्यादा है। बस ये बाकी सारा सॉल्व कर दो, यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ये तो मैं अभी अलग अलग तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। उसकी सस्टेनेबिलिटी सही चाहिए। ये रियल एस्टेट या उसके लिए तो इतना लागू नहीं होता क्योंकि सस्टेनेबल ही बनाना पड़ता है। रियल एस्टेट ऐसी चीज है जो हमको पता है, यानी उसको 25-30 साल के लिए तो सर्टिफिकेट मिलता है, बट उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं इंजीनियरिंग के, उसके हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो 50 साल तो भी कम से कम टिके ऐसा ही बिल्डिंग बनाना पड़ता है। जितने लोड्स उसने लेने हैं उसके डबल ही बनाने पड़ते हैं। तो रियल एस्टेट में क्वालिटी का वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्वालिटी अच्छी इंश्योर करनी पड़ती है। बट बाकी प्रोडक्ट्स की बात चल रही है तो क्वालिटी भी कम करके नहीं चलता। आप लो कॉस्ट कर रहे हो तो क्वालिटी कम करके लो कॉस्ट किया तो वो नहीं अच्छा होता। ठीक है, अभी देखिए हमको पता है लो कॉस्ट कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जिसे हम चाइनीज प्रोडक्ट बोलते हैं, पर उनको इतना बड़ा बिजनेस नहीं मिलेगा कभी। उसमें जो अच्छे प्रोडक्ट हैं वो भले ही लो कॉस्ट हो, अगर वो लो क्वालिटी है तो उसमें भी इतना, वो शुरू में थोड़ा कुछ एज अ फैशन लोग ले लेंगे, बाद में बंद कर देंगे एक दो बार यूज करके। कौन से प्रोडक्ट चलेंगे, वो भले ही चाइनीज हो या कौन से भी हो, वो तब चलेंगे जब वो लो कॉस्ट होके भी क्वालिटी बेटर हो। तो ये सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं, उनमें सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इजीली नहीं है उनको कि एक घर बेच के दूसरा ले लेना। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हो वो वहां पे वो जिंदगी भर के लिए सोच पाए रहने का, ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। ये हो गया रियल एस्टेट की बात। ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल लगेंगे, तो ये भी बहुत जरूरी है। और ये सब, और आखिरी मुद्दा, ये सब करते वक्त प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। तो हमें बराबर ऐसे स्कीम बनाने पड़ेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ेंगे जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो। ये प्रॉफिटेबिलिटी कब अच्छी होगी, जब हम बहुत एफिशिएंटली सेल्स एंड मार्केटिंग कर पाएंगे, बहुत एफिशिएंटली मार्केटिंग कर पाएंगे, सेल्स कर पाएंगे। उसके लिए हमको सारे नए मॉडर्न मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, मार्केटिंग के मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, और उसके थ्रू जब करेंगे तो बहुत एफिशिएंटली वो काम हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा डेवलपर्स, बिल्डर्स और हम लोग मिलके, यानी प्रो रियल्टी कंसल्टेंट्स और आप, हम सारे लोग मिलके लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट हमको प्रॉफिटेबल करना कितना जरूरी है, प्रॉफिटेबल करना, तभी हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए दे पाएंगे, तभी अच्छा बड़ा बिजनेस खड़ा हो पाएगा। तो सिंपल सी बात समझिए कि हमारे बिजनेस मॉडल का एक नया पहलू है जिसको अब तक आप पूरा जानते नहीं थे, कि हम धीरे धीरे बॉटम ऑफ द पिरामिड को भी कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बोला गया था, सी के प्रहलाद जी ने बोला, उसमें उनको कई अवार्ड्स मिले, वो इतना सराहा गया उनका ये थ्योरी कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में बहुत ज्यादा बिजनेस हो सकता है। ये जो उनका थ्योरी है उसके लिए उनको इतना सराहा गया कि बाद में उसकी बुक उनको लिखनी पड़ी, और उसपे कई उन्हें एक्कोलिट्स मिले, उसके कारण अवार्ड्स मिले। तो ये जो थ्योरी है इसको भी हम यूज कर रहे हैं अपने सारे काम में। ठीक है, अब आगे के डिस्कशन के लिए कुछ कंसेप्ट्स आपको समझना जरूरी है, तो उन्हें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये सारे मुद्दों पे आपका कुछ कहना होगा तो प्लीज कमेंट करते रहिए। आप शायद सुनते हैं, बट अगर रिस्पॉन्स देना है तो जरूर दीजिए। व्हाट इज जीडीपी, हमको पता होगा, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन अ कंट्री। एक देश में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसे गिनने का काम करता है ये। अब इसी को हम अगर दूसरे शब्दों में बोले तो कैसा होगा, जीडीपी इज द सम ऑफ द मार्केट वैल्यूज or prices of all final goods and services produced in an economy during a period of time। अब इन इकोनॉमी यानी आप समझ लीजिए इंडिया, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम यानी जीडीपी नॉर्मली गिनते हैं एक साल का या एक क्वार्टर का। तो समझिए 2019-2020 या 2020 में आप पकड़ के चलिए, 2019 अभी चला गया तो 19 कंप्लीट हुआ, तो 19 की बात करते हैं। तो 2019 में इंडिया में और
ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आपको पता होगा हम जो भी काम करते हैं वो दो तरह का होता है, या तो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं यानी सामान बनाते हैं, या तो हम जिसे हम बोलते हैं कि सर्विसेज देते हैं। तो गुड्स या सर्विसेज देना, इसी दो तरह के काम दुनिया में होते हैं। ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे देश में बने, उसकी क्या फाइनल कॉस्ट थी, उसको ऐड कर दो, इससे कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी। ठीक है, उसकी क्या फाइनल मार्केट वैल्यू थी, उसकी फाइनल कॉस्ट क्या थी, एक साल में इंडिया में कितने प्रोडक्ट्स बने, कितने सर्विसेज हुए, उसका टोटल एडिशन कर दो, दैट इज जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर 1 ईयर। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब देखिए इसके कोई पॉइंट। जीडीपी इज अ नंबर दैट एक्सप्रेसेस द वर्थ ऑफ द आउटपुट ऑफ अ कंट्री इन लोकल करेंसी। अब जीडीपी लोकल करेंसी में नॉर्मली गिना जाता है, जैसे इंडिया का रुपीज में होगा। जीडीपी tries to capture all final goods and services as long as they are produced within a country, thereby assuring that the final monetary value of everything that is created in a country is represented in the GDP. तो विद इन कंट्री जितना कुछ बनाया गया वो सबको लेने की कोशिश होती है कि इंश्योर किया जा सके कि इंडिया का जीडीपी हम ठीक से गिन पाए। जीडीपी इज कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर और अ क्वार्टर ऑफ अ ईयर। हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जीडीपी एक साल का गिनते हैं ज्यादातर, या क्वार्टर का गिनते हैं। और ये सब क्यों करते हैं ज्यादातर, तो टेकन टुगेदर दीज थ्री एस्पेक्ट ऑफ, इसे ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस भी बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ही ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। ये ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस कैलकुलेशन प्रोवाइड्स a standard basis for the comparison of GDP across both time and distinct national economies. तो जीडीपी क्यों गिनते हैं? एक तो भारत का जीडीपी बढ़ता जा रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में बढ़ रही है कि नहीं, ये भी हमको पता चलता रहे। दूसरा, ओवरऑल भारत की इकोनॉमी दूसरे देशों के मुकाबले कितनी बढ़ रही है कि नहीं, यानी अलग अलग इकोनॉमीज में इकोनॉमी कैसे कंपैरेटिवली बढ़ रही है, इसका भी हम स्टडी कर पाए, इसके लिए जीडीपी हम गिनते हैं। ये सारा बताने के पीछे का मैं रीजन थोड़ी देर में आपके लाने वाला हूं। अब इसके बाद आती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी क्या? Per capita income, PCI, or average income, measures the average income earned per person in a given area in a specified year. It is calculated by dividing the area's total income by its total population. यानी अगर आपको 2019 का पर कैपिटा इनकम इंडिया का निकालना होगा तो क्या करोगे आप? जितना ओवरऑल टोटल इनकम है इंडिया का, यानी टोटल जीडीपी जितना है, उसको आप डिवाइड कर दोगे इंडिया के 2019 के पॉपुलेशन से, जो नंबर आएगा वो आपको बता देगा पर कैपिटा इनकम कितना है। अब आप समझ सकते हैं पर कैपिटा इनकम जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब सबका इनकम ऐसे बढ़ता है ऐसा नहीं। हमको पता है अमीर लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मिडिल क्लास का उससे थोड़ा कम बढ़ेगा, और लोअर क्लासेस का उससे भी कम इनकम बढ़ता है। बट इसका टोटल मिला के अगर कर दो तो दैट इज पर कैपिटा इनकम। इसमें हमको पता है कि ये और एक्चुअल इनकम उतने, उसमें थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, वही हम समझ लेंगे, उस पर भी हम आने वाले हैं। अब जीडीपी का ये नक्शा आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इंडिया का जीडीपी अगर ऊपर में जाएंगे तो ज्यादा डार्कर जैसे जैसे हो रहा है तो वो जीडीपी ज्यादा है, ऐसा उसका मतलब है। जितना डार्क उतना ज्यादा जीडीपी, ऐसा हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया भी बहुत डार्क ऐसे उसका जीडीपी है क्योंकि काफी अच्छा जीडीपी इंडिया का है, समझ में आ रहा है हमको। वही आप पर कैपिटा इनकम पे आ जाएंगे तो पर कैपिटा इनकम में आप देखिए हम पर लोअर स्ट्रेटा में आ जाते हैं। ये देखिए लगभग यहाँ पे आ जाते हैं। ये 2018 में गिना हुआ पर कैपिटा इनकम है। जीडीपी पर कैपिटा ऐसा भी उसे बोल सकते हैं। तो ये जो पर कैपिटा इनकम में नीचे क्यों आ गए हैं? भले ही हमारा जीडीपी ओवरऑल अच्छा था, ऊपर के इसमें दिख रहा था कि वन ऑफ द टॉप था, कि देखिए इसके ऊपर तो केवल चाइना है, इसके ऊपर केवल अमेरिका है, इसके ऊपर शायद केवल कनाडा है, पर जीडीपी हमारा बहुत ऊपर था, यानी हमारे ऊपर बहुत ही कम थे, यानी रशिया के आसपास हमारा जीडीपी था। पर यही देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम में हम एकदम बॉटम पे आ गए लगभग। ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमको समझ सकता है कि जीडीपी को हमने डिवाइड किया है यहाँ पे हमारे पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम पर कम बढ़ा हमारा।
उसमें भी हमको पता है हमारे जैसे देश में अमीर और गरीब इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उस पे हम बाद में आने ही वाले हैं। ठीक है? ये थोड़ा समझ लीजिए, सारे नंबर्स पे ध्यान दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है हमको समझने के लिए, आगे का जो हमको फ्यूचर समझना है उसके लिए। ठीक है? अब देखिए पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ता गया, कैसे बदला 81 से लेकर 2020 तक। ये सारे जो नंबर्स हैं, ये रुपीज़ में हैं। इंडियन रुपीज़ में कैसे इनकम रहा और ये नंबर्स आए हैं, हमने इसको आपको मिल जाएँगे इंटरनेट पे। इंटरनेट पे डॉलर में होंगे, डॉलर के तब के रेट्स के हिसाब से आपको नंबर कन्वर्ट करने पड़ेंगे रुपीज़ में, वो सब कन्वर्ट करके हमने आपके सामने रखे हैं। तो 1981 पिछले 40 सालों का अगर हम सोचें, तो 81 में पर कैपिटा इनकम इंडिया में 1 साल का हम बात कर रहे हैं, 1 साल का इनकम था ₹2338 एक आदमी का। तो एक घर में तब अगर 5 लोग रहते होंगे या 6 लोग रहते होंगे, तो इंटू 6 यानी 2300 इंटू 6 यानी लगभग 14,000 के आसपास पूरे साल भर का इनकम उस घर का होता था। ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 2000 में ये पहुँच गया था 19,000 यानी लगभग 20,000 के आसपास। पर कैपिटा इनकम इंडिया का था 20,000। देखिए ग्राफ में कैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। 80 से लेके तो ऊपर तक। और ये फिर और बढ़ता गया, 2010 में पहुंच गया 62,000 पे और 2020 में आज ये पहुंच चुका है लगभग 1,67,हजार पे, 1,67,000 पे। ये आज हमारा पर कैपिटा इनकम है, इतना बढ़ता जा रहा है। अब एवरेज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इन लास्ट 40 इयर्स, इसका अगर आप एवरेज निकाल लोगे कितने परसेंट से हर साल बढ़ा पर कैपिटा इनकम, इसका अगर आप एवरेज निकालोगे 40 साल में 2,338 से लेकर 1,67,000 में पहुंचा, तो हर साल कितना बढ़ा? 6.19% ये हर साल बढ़ता गया। इसका टोटल पर कैपिटा इनकम, इसका टोटल ऑफ कितना आएगा? टोटल ऑफ पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज कितना हुआ है? नहीं, इनको अगर आप ऐड कर दोगे, टोटल इनकम एक इंसान का अगर निकालना है, समझिए ये क्यों निकाला हमने। एक इंसान ने 1981 में उसने बिजनेस करना शुरू किया, उसने उसका काम शुरू कर दिया। तो 2020 तक ऐसा अगर इनकम बढ़ता गया होगा तो उसका टोटल इनकम कितना होना चाहिए, ऐसा हमने अगर पकड़ा उसको, तो ये आप पकड़ लोगे तो लगभग ये 16,83,000 के आसपास उसका टोटल इनकम हुआ। सॉरी, यहाँ पे नंबर में थोड़ा गड़बड़ है। हाँ सॉरी, 16,83,000 करेक्ट, 1,67,000 है और ये 16 लाख है टोटल इनकम लाइफ भर का। ये है पर कैपिटा इनकम हम पकड़ रहे, तो घर का वो पूरा घर की कमाता है, तो 5 लोगों के लिए कमाता है, तो इंटू 5 आप करना पड़ेगा, यानी 80 लाख के आसपास ये हो गया इंडिया का एवरेज। यानी टोटल इनकम ऑफ हाउस होल्ड पकड़ना है, तो जैसा हमने बोला, इसे हमने 4.9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 82 लाख के आसपास उनका टोटल इनकम हुआ। अब इसमें सोचिए कि आज के ज़माने में 2020 की हम बात करें ना, 2020 तक उसका इनकम इतना रहा है, एक आदमी का। आज के ज़माने में एक घर का प्राइस एवरेज कितना है? 20 लाख है। यानी कितना परसेंट डाल रहा है वो? इसमें से कितना परसेंट वो घर में डालना पड़ता है आज? तो 24% ऑफ टोटल हाउस होल्ड इनकम वो आदमी डाल पाता है। 24% डाल के आज काम उसका हो जाता है, ये आज हमको आज का नंबर पता चलता है। चलो इसी को और समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में कैसे होने वाला है। अब 2021 में आएंगे। अब हमने कैसे निकाला ये नंबर? ये आगे पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा? इसको हमने अभी पकड़ा है कि ये जो 6.9% से बढ़ता रहा ना, 6.1%, 2%, यही अगर और बढ़ता गया 6.2% से आगे भी, तो ये तो वैसे ही बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे कर्व क्या दिख रहा है? उल्टा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है। पर हम क्या पकड़ रहे हैं? चलो एक्सपोनेंशियल नहीं पकड़ते, केवल लीनियर ग्रोथ पकड़ते हैं, क्योंकि इसका एवरेज निकाला हमने। तो उसी एवरेज से अगर एटलीस्ट उस एवरेज से बढ़ेगा, एक्चुअली उससे भी ज्यादा एवरेज से बढ़ने वाला है। बट अगर ये कैसे हो रहा है? ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी देश की चलती है, उसमें जैसा इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं, उसके बाकी बैंकिंग होता है, वो सारे प्रोसेसेस से ये रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट ऐसे ही आने वाला है। जो शॉर्ट टर्म के लिए अप डाउन्स होते हैं, उससे इसमें कोई परिणाम नहीं होते। तो यही अगर आगे बढ़ता गया
अगर ये 6.2 रेशो से ही हुआ, नॉर्मली ऐसी सोच है कि बाय एन एवरेज 7.5% से पर कैपिटा इनकम इंडिया का बढ़ेगा, पर हम चलो उसको कम पकड़ते हैं, उसको 6.2 से अगर बढ़ता हुआ हम देखेंगे, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? 2000 अगर आज कोई बिजनेस शुरू करता है और हम 40 साल बिजनेस करेंगे, हमारे बिजनेस को हम अंदाजे ले रहे हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उसको गिनना है हमको। रियल एस्टेट में किसी को लेना है, तो आप देखेंगे तो ये 2060 तक उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा 18 लाख, एक साल का इनकम 18 लाख, 18.5 लाख। ये पर कैपिटा इनकम हुआ, तो टोटल, अब इसका अगर आप टोटल कर दोगे तो यानी पूरे जिंदगी में कितने कमाए उसने, वो इंसान अगर आज से शुरू करता है और पूरी जिंदगी में कमाता है, आखिरी साल में वो 18 लाख एक साल के कमा रहा है, तो टोटल इनकम कितना हो गया उस आदमी का? 2 करोड़ 88 लाख के आसपास। वो उसके घर का टोटल इनकम कितना हुआ? अब तब 2060 में एक घर में 4 ही लोग रहेंगे, तो वो घर का इनकम हो जाता है लगभग 11 करोड़ 54 लाख के आसपास। ये एक या दो ही आदमी कमाएंगे घर के, बट इसको गिनते वक्त पर कैपिटा में वो डिवाइड हो जाएगा ना, घर में 4 लोग हैं इसलिए, तो पर कैपिटा का जो नंबर आया था उसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आप देखोगे तो एवरेज इंडिया का अगर एवरेज निकालोगे आप 2060 का, आज से लेकर 2060 तक कितनी कमाई लोगों की जिंदगी भर में होने वाली है, तो ये लगभग 11 करोड़ 54 लाख एक घर की कमाई होगी। एक घर में समझिए 2 लोग कमाने वाले हैं, तो इसके आधी तो भी एक इंसान की होगी, इतनी कमाई होने वाली है लोगों की। अब इसमें आप पकड़िए कि आप अभी देख रहे थे, अभी हमने क्या देखा था, जितनी भी घर की टोटल कमाई होती है उसके 24% में घर बना लेते हैं लोग, घर बनाने को तैयार रहते हैं लोग। यही आप देखिए, अगर इसका 24% निकालोगे तो कितना होगा? 2 करोड़ 77 लाख भी खर्चा करना पड़ा तो उतने का घर बनाएंगे लोग। एक घर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ 77 लाख, उतने का भी घर बनाने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तब एवरेज, बट इतनी तो प्राइस नहीं रहने वाली घर की, 2 करोड़ 77 लाख नहीं रहने वाली 2060 में। अब से लेकर तब तक अगर आप एवरेज निकालोगे एक घर का, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हम 40 लाख पे ही पहुंचेगी लगभग, ऐसा अंदाजा है कि एवरेज अगर 2060 का निकालोगे तो वो 40 लाख के आसपास वो प्राइस पहुंचेगी। 70 लाख 80 लाख यहाँ पे पहुंच जाएगी, पर एवरेज अगर निकालोगे तो 40 लाख के आसपास रहेगी। 40 लाख के लिए लोन कितना लेना पड़ेगा किसी आदमी को? 35 लाख के आसपास। यानी टोटल रीपेमेंट कितना करना है? ये जो 35 लाख होते हैं इसका नॉर्मली पूरे, क्योंकि वो 20 साल वगैरह उसको रिपेमेंट करता है, 15 साल रिपेमेंट करता है, भले ही इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, फिर भी वो इतने साल होने के कारण 35 लाख लेके बैंक को वापस कितना करना पड़ता है, तो इनटू लगभग 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आपको जवाब आ जाएगा लगभग ये 80 लाख 50 हजार रुपए वापस करने पड़ेंगे बैंकों को। तो 35 लाख वो लेगा, क्योंकि देखिए कमाते जा रहा है, वो कमाते कमाते उसने ये लोन लिया और फिर वो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है हर साल हर साल हर साल, 15 वगैरह साल में वो भर देगा। ये 80 लाख 50 हजार लगभग उसको देने हैं बैंक को। यानी टोटल कॉस्ट घर का कितना हुआ? ये जो 5 लाख शुरू में डाले थे और 80 लाख बैंक को दिए, तो लगभग 85 लाख का उसका घर होता है। यानी उसके पास में है घर के लिए 2 करोड़ 77 लाख, पर वो कितने का दे रहा है घर? केवल 85 लाख का दे रहा है। इसका मतलब आप समझिए ये रेशो क्या हुआ? 3.25 से रेशो नीचे आ रहा है, 3 गुना से नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आज जो लोग घर ले पा रहे हैं, वो जिस भी, अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तक का इंसान आज घर ले पाता है, उससे लोअर क्लास में जाओगे तो वो इंसान घर ले नहीं पा रहा है आज। बट अगले 40 साल में क्या होने वाला है? उसके 3 गुना जिनकी कमाई कम है, जो आज लोअर मिडिल क्लास में है। लोअर मिडिल क्लास में समझिए आज अगर हम पकड़ते हैं कि एक घर में अगर समझिए 20 हजार रुपए कमा रहे हैं, घर के सारे लोग मिलके 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं, इसको हम लोअर मिडिल क्लास समझते हैं। ये आज का हुआ। इससे जो 3 गुना आज कमा पा रहे हैं, पूरे घर मिला के 7-8 हजार ही कमा पा रहे हैं, वैसे भी लोग अगले 60 सालों में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में होगी उसमें अच्छे से घर ले पाएंगे, ये हमको समझ में आता है। क्योंकि ये रेशो हमको समझ में आ रहा है, ये 3 गुना और नीचे है। यानी क्या हो रहा है? रियल एस्टेट और बॉटम ऑफ द पिरामिड जाने वाला है। यानी क्या हो रहा है? और ज्यादा गरीब लोग घर ले पाने वाले हैं। और इसी का मतलब क्या होता है?
ज्यादा गरीब लोग घर ले पाएंगे, यानी ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन घर ले पाएगा। आप जितना नीचे आओगे उतना ही पॉपुलेशन बढ़ता जाने वाला है। ये सिंपल सी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे नंबर्स को समझिए, ये वीडियो आपके पास रहने वाला है, इसको आप हमेशा देखिए और ये नंबर्स को समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, फिर से मैं थोड़ा, देखिए बहुत टेक्निकल बातें हैं तो मैं थोड़ा स्लोली ले रहा हूँ। सैलरी 1990 वर्सेस 2020 कैसे बढ़ी, यह स्लाइड हम देख चुके थे, जो पहला ही हमारा वेबिनार था उसमें हमने ली थी। सैलरी कितनी बढ़ी थी हमको पता है, 12 गुना सैलरीज बढ़े हैं 1990 से लेकर 2020 तक। तो इनकम इंक्रीज फ्रॉम 1990 टू 2020। ये जो इनकम बोल रहे हैं ये है पर कैपिटा इनकम। सैलरी केवल 12 गुना बढ़ी, बट पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा, यानी ये कहाँ पे है पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अगर 1990 से लेकर 6440 और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम हुआ क्या, हुआ इतना, ये अगर आप निकालोगे तो ये है 26 गुना पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। बट सैलरी कितनी बड़ी है, केवल 12 गुना बढ़ी है। सैलरी इस सारे वक्त में केवल 12 गुना बढ़ी है। एवरेज सैलरी अब 12 गुना बढ़ी, इसका मतलब क्या है, अमीरों की जो कमाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी। 26 गुना क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसमें अमीरों की कमाई ज्यादा है। ओवरऑल सैलरी 12 ही गुना बढ़ी है एवरेज इंसान के लिए, बट अमीरों के इनकम जितने ज्यादा बढ़ गए कि पर कैपिटा इनकम और बढ़ा हुआ दिखने लगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो लगभग 0.46 आता है, यानी इसको हमने डिवाइड कर दिया, 12 गुना सैलरी बढ़ी उसको डिवाइड कर दिया 26 से, तो जितना आपको पर कैपिटा इनकम बढ़ता हुआ दिखता है उतनी सैलरी नहीं बढ़ती है, उसके केवल 0.46 या उसके 46% ही सैलरी बढ़ती है लोगों की। अब इसी को अगर आगे लेके जाए, यानी हमको अभी देखना है 2040 में लोगों की सैलरीज कैसे होने वाली है, ये अगर एक अंदाजा लगाना है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ने वाला है अगले 40 सालों में, तो 11 गुना। ये कैसे हमको पता चलता है, यहां से पता चलता है। 2020 में है हमारा पर कैपिटा इनकम इतना, इतना, और ये बढ़ जाएगा 2060 में इतना। तो इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये है 11 गुना पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ रहा है। पर कैपिटा इनकम हमारे देश का बढ़ने वाला है अगले 40 सालों में 11 गुना। इसका मतलब सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, इसका एटलीस्ट 46%, एटलीस्ट 46%, यानी 5.1 टाइम्स कर, 46% का मतलब 11 गुना नहीं बढ़ेगी सैलरी, बट 5.1 टाइम्स बढ़ेगी। तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा बाय 5.1। आज अगर सैलरी ऑफिस बॉय की इतनी है, 10,000 रुपया है, तो 2060 में लगभग 51,000 रुपए हो जाएगी। रिसेप्शनिस्ट की सैलरी लगभग 61,000 हो जाएगी। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा उसकी सैलरी लगभग 91,000 हो जाएगी। इंजीनियर होगा उसकी सैलरी लगभग 1,27,500 हो जाएगी। ड्राइवर होगा उसकी सैलरी 61,000 हो जाएगी। इस तरह से टीचर की सैलरी तब 2,30,000 के आसपास हो जाएगी, 2060 की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से सैलरीज लोगों के बढ़ने वाले हैं। ये एक दूसरा मुद्दा हो रहा है। तो जो हम बोल रहे थे, एक तरफ से तो हमारे प्रोडक्ट्स भी बॉटम ऑफ द पिरामिड जाएंगे, और दूसरी तरफ से क्या होगा देश में, तो सैलरीज भी लोगों के बढ़ेंगे। अब ये एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू होगा, दूसरा, हाँ इसमें और एक मुद्दा जोड़ लेते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ेगी। ये हमने देखा था, ये चार्ट आप देख चुके हैं हमारे पहले वेबिनार में, कि पिछले 30 सालों में 3 गुना, 3.25 गुना महंगाई बढ़ी। तो अगले 40 सालों में कितनी बढ़ेगी, 3.25 प्लस और 10 सालों के जोड़ने हैं अपने को, तो आप लगभग पकड़ लीजिए 4.5 गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा था, 11 गुना, बट ये कितना बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन केवल 4.5 टाइम्स, इतना ही बढ़ने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। बट इसको अगर आप चेक करोगे कि विथ सैलरी कितने बढ़ेंगे, तो हमको समझ में आ रहा है कि वो 5.1 टाइम्स बढ़ने वाले हैं, 4.5 टाइम्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये अगर इतना भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट जो हमारा बॉटम ऑफ द पिरामिड की तरफ हम आते जा रहे हैं, बिकॉज प्रोडक्ट हमारे सस्ते होते जाने वाले हैं, और जो हमारा रियल एस्टेट है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड जा सकता है और 3 गुना नीचे जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं कैसे होगा। तो इसी को देखकर, ये सारी बातों को सोचकर, ये अभी एक सर्वे किया गया था 2014, 16 और 18 के बारे में सोच के, तब का सर्वे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी। ये देखिए 2005 का मैं पिरामिड आपको बता रहा था,
तो इंडिया में देखिए तब 10 लाख लोग थे जो हाईएस्ट अमीर थे, हायर इनकम वाले थे। हायर इनकम का मतलब होता है $40,000 से ज्यादा, यानी उनका साल का इनकम ये $40,000 से ज्यादा है। फिर अपर मिडिल क्लास यानी 16 लोग थे इंडिया में। लोअर मिडिल क्लास में 51 लाख, सॉरी ये 10 लाख, ये 1.5 करोड़ यानी 1,60,00,000, ये 5 करोड़ लोग थे लोअर मिडिल क्लास में। और सॉरी ये लोग नहीं है, ये घर हैं, ये हाउस होल्ड का है। यानी 10 लाख घर, यानी एक घर में लगभग 4 लोग 5 लोग आप पकड़ लीजिए। तो एक घर में लगभग 4.5 लोग ऐसे 10 लाख घर जो थे वो हायर क्लास में अमीर थे। 1.5 करोड़ 1,60,00,000 घर जो थे वो अपर मिडिल क्लास में थे। 5 करोड़ 10 लाख घर लोअर मिडिल क्लास में थे। और 15 करोड़ 10 लाख घर ये लोअर क्लासेस में थे, इकोनॉमिकली लोअर क्लासेस। 2018 में क्या हुआ? अभी तक चित्र बदल गया, अब पिरामिड ही नहीं बचा कंज्यूमर का। अब क्या हुआ? 18 लाख घर 80 लाख घर आ गए अमीर लोगों में, अमीर कैटेगरी में। 61 करोड़ सॉरी 60 करोड़ घर, 60 करोड़ 10 लाख घर, घर यानी घर इंटू लगभग 4.3 4.2 इतने लोग, यानी 21% इंडिया के लोग अपर मिडिल क्लास में आ गए। लोअर मिडिल क्लास में 33% लोग यानी लगभग 9 करोड़ 70 लाख लोग, 70 लाख घर। और 12 करोड़ 70 लाख घर, ये 43% अभी भी हमारे पॉपुलेशन के लोग ये लोअर क्लासेस में हैं। यही 2030 में क्या होने वाला है? यहाँ पे इन्होंने पकड़ा है कि हमारा जो जीडीपी है देश का, सॉरी जीडीपी नहीं, पर कैपिटा इनकम जो है देश का, वो जीडीपी के जैसा ही होता है, वो 7.5 से बढ़ता जाएगा, ऐसा अंदाजा है। अभी जीडीपी हमारा लो है, अभी वो लगभग निगेटिव में है। उस पे परिणाम हुआ डिमोनेटाइजेशन के वक्त से। डिमोनेटाइजेशन के वक्त से जीडीपी हमारा लो में गया और वो अभी भी लो में है, पर वो रिकवर होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू। ये परिणाम कितने दिन रहेंगे उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। और ये जैसे ही रिकवर हो जाएगा 2030 तक, हम देखते हैं अगर ये एवरेज 2030 तक हम लगभग 7.5 आ जाएंगे, वो अगर एवरेज हम कवर कर लेते हैं तो क्या होगा? कवर करने वाले हैं ऐसा लगता है, पर अगर कर लिया तो क्या हो जाएगा? 7% इंडिया के लोग यानी लगभग लगभग 3 करोड़ घर, यानी लगभग 12 करोड़ लोग ये अमीर में आ जाएंगे। अपर मिडिल क्लास में लगभग 17 करोड़ घर, यानी 17 इंटू 4 उतने करोड़ लोग मिडिल अपर मिडिल में आ जाएंगे। उनसे भी कम लोग लोअर मिडिल क्लास में रह जाएंगे, यानी 13.2 मिलियन, 13 करोड़ के आसपास, सॉरी 132 मिलियन, 13 करोड़ घर। और गरीब जिसे हम बोलते हैं उसमें केवल 6 करोड़ से भी कम घर बच जाएंगे, यानी केवल 15% लोग गरीबों में रहेंगे 2030 के आसपास। आगे आप सोचिए, अब ये तो नंबर्स हैं, ये डायरेक्ट सर्वे के थ्रू आए हुए नंबर्स, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है ना हमारी, बायर्स मार्केट में हम कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, चीजों के दाम सस्ते होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सारे लोगों को इन्वॉल्व हम करते जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है? ये बदलाव हमारे देश में होता जा रहा है। तो ये जो सारी प्रोसेसेस मार्केट की चल रही है, उसके कारण ये बदलाव हमको देश में होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये है फ्यूचर ऑफ कंज्यूमर पिरामिड। ये पिरामिड अभी पिरामिड नहीं बचा है, देखिए ये ऐसा बन चुका है और ये अभी ऐसा बनता जा रहा है। 2060 तक तो आपको दिखेगा कि शायद लोअर क्लासेस में कोई बचे ही नहीं, ये पिरामिड का पूरा बॉटम ही गायब हो जाए। बट ये करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे भी हम सोच रहे हैं। ये और फास्ट करने के लिए या और अच्छे से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इसको लेकर एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप सबको। जस्ट अ सेकंड। यस, ये वीडियो के लिए मैंने ऑडियो शुरू किया है, आपका मैं चेक कर लेता हूँ। यस, ये वीडियो है अमूल किस तरह से काम करता है उसके बारे में। विवेक बिंद्रा जी जो हैं बहुत अच्छे ट्रेनर हैं,
बिजनेस फील्ड के ट्रेनर हैं, मार्केटिंग सेल्स के ट्रेनर हैं, उनका वीडियो है, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है आपको। एक मिलके हम सारे लोग देखते हैं, आप थोड़ा ध्यान दे के सुने, ऐसी हमारी इच्छा है। मुझे लगता है आप सबको आवाज़ आ रही होगी वीडियो की। वापस स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। पीछे आपने अमूल के केस स्टडी की बहुत डिमांड कर दी थी, नीचे सैकड़ों लोगों ने कमेंट में लिख दिया था, जो मेरा सहकारिता वाला वीडियो था ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। अब इतने लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा तो मैं अमूल का केस स्टडी लेके आ गया हूं। शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे से चलेंगे। 1946 की बात है, 1946, जब एक लैंडलेस लेबरर कौन होता है? वो जिसके पास अपना लैंड भी नहीं है, जिसके पास अपनी जमीन तक नहीं है, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वो बेचारा एक गाय लेके उसका दूध निकालता है, बेचता है। उस समय उनका बहुत शोषण हो रहा था, और शोषण ऐसा कि कभी उनका दूध खरीदा जाता था, कभी नहीं खरीदा जाता था, ठीक रेट दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, आधा वापस लौटा दिया जाता था, उनको दूर तक जाना पड़ता था, उनको ट्रैवल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी, और इतने शोषण पे उनका जब पैसा भी नहीं निकलता तो उनकी हालत और खराब। अब करें तो क्या करें? कर्जा लेके ज्यादा गाय लगाएं तो साहूकार कर्जे के लिए ज्यादा पैसा मांग ले उनसे। कर्जा लेके बाइक खरीद के बाजार तक खुद जा करके बेच के आए, मेन मंडी तक, तो बाइक खरीदने के लिए कर्जे का पैसा और उसका भी पेट्रोल तेल पानी, बेचारे बहुत परेशान। मिडिलमैन शोषण ना करे, मुनाफा बीच में ना खा जाए, इसको रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए त्रिभुवन दास पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के बाद मोरारजी देसाई और इन लोगों ने उनको इंस्पायर किया कि अब आपको सहकारिता की तैयारी करनी पड़ेगी। शोषण से रोकने के लिए सहकारिता एक बड़ा मूवमेंट तैयार हो सकता था। उन दिनों एक अंग्रेजों की कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम था पोल्सन। ये अंग्रेजों की कंपनी के खिलाफ एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में किसानों ने मिलकर गुजरात के इकट्ठे एक सहकारिता का मूवमेंट चालू किया, जिसमें कुछ ही साल के अंदर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि एक जूनियर मैनेजर के रूप में उन दिनों आए ही थे, लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे। एक्चुअली डॉक्टर वर्गीस कुरियन उस समय 1950 में वो विदेश में जाके पढ़े थे, मतलब यूएस में जाके मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक किया। इतना पढ़ने के बाद उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी, बड़ी नौकरी करने की, जहां उनको बहुत पैसा मिल सकता था, लेकिन उनको इंस्पायर किया गया कि आप इस मूवमेंट को आगे चला सकते हो, आप में ही वो इंटेलिजेंस है, और वो लग गए साथ में। वही त्रिभुवन दास पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए, ये दोनों मिलके एक्चुअली दूर दूर गांव जाके देखा करते थे कि कैसे ट्रक के अंदर दूध आएगा, दूध डाला कैसे जाएगा, निकाला कैसे जाएगा, इकट्ठा कहां से किया जाएगा, लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाएगा, लोगों को जोड़ा कैसे जाएगा, इंस्पायर कैसे किया जाएगा। वो जो कैटल जो किसानों के पास में, यानी कि जो गाय भैंस होती है, उनको बढ़िया चारा कैसे खिलाया जाए, उनको अच्छी डाइट कैसे खिलाया जाए, दूध की गुणवत्ता को कैसे मेंटेन किया जाए, ये गांव जाकर के ये प्लान किया करते थे। शुरुआत के 20 सालों 10 से 20 सालों के अंदर उन्होंने इतना सॉलिड फाउंडेशन बना दिया, ऐसा रिपीटेबल प्रोसेस बना दिया, जिसके कारण आज के समय में वो जो किसान शुरू में जिसके पास एक गाय होती थी, उसके पास 20-50 गाय होने लग गई। वो किसान जो उसके घर में अब टेलीविजन आ गया, मोबाइल आ गया, उसके घर में गाड़ी आ गई, उसका अपना मकान हो गया, ये किसने दिया? अमूल ने दिया। इंडिया उस समय एक मिल्क डेफिसिट कंट्री हुआ करता था, यहां पे सफिशिएंट मिल्क था नहीं, दूध इतना कम था कि उन दिनों न्यूजीलैंड जैसी कंट्री से हमारे को दूध इंपोर्ट करके लाना पड़ता था। और इसी सहकारिता के मॉडल पे इसको इतना शक्तिशाली बनाया कि आज हम लोग न केवल लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गए हैं पृथ्वी पे, वर्ल्ड में, बल्कि बहुत ज्यादा मिल्क सफिशिएंट होने के बाद एक्सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं आज हम। और वो देखिए, ये इसके पीछे एक फिलॉसफी थी। कोई भी कंपनी चालू होती है, उसके पीछे एक बड़ी लीडरशिप और बड़ी फिलॉसफी और बड़ी सोच का बड़ा रोल होता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का फिलॉसफी क्या था? वैल्यू फॉर मैनी, वैल्यू फॉर मनी। दो चीजें जरा ध्यान से सुनिएगा, इस फिलॉसफी में पूरा अमूल डेयरी छुपा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। वैल्यू फॉर मैनी एंड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मैनी का मतलब क्या है? वो बहुत सारे जिन्होंने दूध बना के, जिन्होंने दूध इकट्ठा करके हमें दिया है, उनको उसके लिए अच्छी वैल्यू मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए। तो आज सबसे ज्यादा पैसा अगर किसान को कोई दूध का दे रहा है तो वो अमूल है। और वैल्यू फॉर मनी, यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, कंज्यूमर जो दूध पीते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। आज आप दूध पीते हैं अमूल का, तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। क्या मतलब? बहुत महंगा नहीं पड़ रहा आपको, तो उसको भी पैसा बढ़िया मिल रहा है और आपको भी प्रोडक्ट बढ़िया दाम में मिल रहा है। ये वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर मनी, ये शुरू से ही इन्होंने सोचा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आर एस सोडी
जो उनके अब इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पिछले 6-7 साल से, जिन्होंने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की तो दुनिया तारीफ कर रही है। मैं आज आर.एस. सोढी की बात भी करूंगा, वो नेक्स्ट लीडरशिप इन पाइपलाइन, जिन्होंने 32 साल डॉक्टर कुरियन के साथ काम किया है। ये आर.एस. सोढी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पिछले कुछ समय में इन्होंने क्या किया मैं जल्दी बताऊंगा, पर आज ये मैं स्केलेबिलिटी के मॉडल की कई बार बात करता हूं ना, लीडरशिप फनल में भी आते हैं, वहां भी आप सुनते हो। तो ये अमूल ने क्या किया, बिजनेस को, वॉल्यूम को इतना स्केल अप कर दिया, इतना स्केल अप कर दिया कि अल्टीमेटली कॉस्ट पर पैकेट एंड कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क बहुत डाउन हो जाती है, और ये मैक्सिमम बेनिफिट किसान को देते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से, जब ये दूध को प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको पैकेज करते हैं। 3 स्टेप है, समझ रहे हैं? दूध को प्रोक्योर किया, लेके आए किसान से, उसको प्रोसेस किया और बाद में उसको पैकेज करके दूध के पैकेट के अंदर 1 लीटर के आपके घर पे भेज दिया। ये कहते हैं कि जी दूध का प्रोक्योर करना, उसको प्रोसेस करना और पैकेज करने में 15% मेरी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इतने बड़े प्लांट लेंगे, इतनी मैन पावर है, इतना अरेंजमेंट हो रहा है, तो आपकी 15% कॉस्ट उसमें चली गई। पर अब सुनिए कमाल की बात, गेम चेंजर क्या है, ये कैसे सहकारिता के मॉडल पे, जो किसानों की अपनी कंपनी है अमूल, ये किसी की कंपनी नहीं, किसानों की कंपनी है अमूल, समझ रहे हैं मेरी बात? किसानों की अपनी कंपनी ने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को टक्कर कैसे दिया, सुनेंगे? आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किसी भी एफएमसीजी का 15% का मार्जिन लगी जाता है, वो कॉस्ट लगी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना, होलसेलर को देना, रिटेलर को देना, 15 से ज्यादा भी आ जाता है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स बहुत कॉस्ट आ जाती है। कई बार वो कॉस्ट 30% हो जाती है, लेकिन अमूल वो सारी कॉस्ट, इमेजिन करिए, 5% में मैनेज कर लेता है। कितने में? 5% में। तो प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग 15% और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5%, बाकी 80% किसका? ये किसान को दे देते हैं, पूरा 80%। एक बार और सुनिए, कम ऑन, क्या क्या पहली बार, इसको बोलते हैं सहकारिता का मॉडल। 80% पैसा किसान अपने घर में ले जाता है, और वॉल्यूम इतना बड़ा कर दिया, अपना काम 20% में कर लेते हैं, किसी को प्रॉफिट नहीं, जो प्रॉफिट सारा का सारा किसान में बांटते जाओ, सहकारिता की ताकत। अच्छा, 1947 में ये जो 300 लीटर से चालू हुई कंपनी आज 3 करोड़ लीटर दूध बेच रही है। उस समय 300 लीटर दूध था 1947 में, 2017 में 3 करोड़ लीटर हो गया। पर ध्यान दीजिए, ये अमूल जो इतनी बड़ी है, इसका नाम अमूल पड़ा कैसे? एक दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन अर्ली 1950s में सोच रहे थे कंपनी का नाम क्या रखें, इसको हम इतना ज़्यादा ब्रांड करना चाहते हैं। एक्चुअली उस समय डॉक्टर कुरियन के माइंड में था कि मैं इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा प्रोक्योर कर लूँ। वो फंड चाहते थे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको लाना चाह रहे थे। उससे पहले उसकी ब्रांडिंग और पोजिशनिंग प्रॉपर्ली करना चाहते थे, तो सोच रहे थे कई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल नाम कुछ सोचने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनका जो केमिस्ट था ना, वो उनको बोला आपकी कंपनी का नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ऐसा करते हैं ना, इसको एक एब्रीवेशन बना लेते हैं, इसको अमूल कर देते हैं। तो डॉक्टर कुरियन ने सोचा ये अमूल का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया अमूल जो है ना, इंडियन ओरिजिन का वर्ड है, इसका मतलब है अमूल्य, जिसका मतलब कोई मोल ही ना हो, जिसका कोई मूल्य तय ही ना कर सके, प्राइसलेस। डॉक्टर कुरियन को बहुत बड़ी अच्छी लगी, और उस दिन ऐसे प्रोडक्ट का नाम डिसाइड हुआ अमूल, जो हो सकता है आपके घर भी आता हो। क्यों ना कुछ हम आंकड़ों पर नजर डाल लें कि आज अमूल अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले कहां पे, अलग अलग प्रोडक्ट रेंज में, और उसके बाद स्ट्रैटेजी जो आपको आपके बिजनेस में काम आएगी। स्ट्रैटेजी मिस मत करिएगा, इन आंकड़ों के बाद मैं स्ट्रैटेजी दूंगा। टर्नओवर के मामले में अमूल 38,000 करोड़ पे है, नेस्ले 10,800 करोड़ पे, मदर डेयरी 7,800 करोड़ पे, पराग 1,700 करोड़ पे, और क्वालिटी 1,000 करोड़ पे। लेकिन मक्खन के सेगमेंट में अमूल हमेशा ही नंबर 1, मदर डेयरी नंबर 2, ब्रिटानिया 3, क्वालिटी 4, और उड़ीसा की एक स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन है, वो नंबर 5। आइसक्रीम के मामले में अमूल नंबर 1, बास्किन रॉबिन नंबर 2, क्वालिटी वॉल्स नंबर 3, मदर डेयरी 4, वाडीलाल, और उसके बाद क्रीम बेल। 36 लाख किसानों से 18,500 गांव के अंदर 3 करोड़ लीटर दूध, 38,000 करोड़ का टर्नओवर, मैसिव बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड कर दिया। अब आपके काम के लिए क्या है? आपके काम के लिए एक्सपेंशन की कुछ स्ट्रैटेजीज को समझिए। ये 3 लेवल पे काम करते हैं, पहले विलेज लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। विलेज लेवल पे ये जाकर के प्रोड्यूसर से मिल्क प्रोक्योर करते हैं, जैसे किसान है वो उनको दूध देता है, तो विलेज लेवल पे लाकर के वो अपने दूध देता है, क्योंकि ये विलेज लेवल तक पहुंच चुके हैं। वहां से लेने के बाद उसको कुछ प्रोसेस करके कुछ दूध तो वहीं पे आसपास बांट दिया लोगों को, और कुछ को विलेज लेवल से ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट लाइन उसमें से बना लेते हैं, तो कुछ तो आसपास डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया उसको, और कुछ फिर आगे स्टेट लेवल पे पहुंचा दिया उसी दूध को, और स्टेट लेवल पे पहुंचने के बाद बाकी सारी जिम्मेदारी आ जाती है।
जैसे कि उससे सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी करना, जैसे उससे मक्खन पनीर बनाना, चीज़ बनाना, उसका आइसक्रीम बनाना, वो सब काम करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसका प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाना, उस दूध को घर घर तक पहुंचाना। ये हो गया सारा बाद में स्टेट लेवल पे। अलग अलग 3 लेवल पे यूनियंस फॉर्म करके उनको सहकारिता के मॉडल से तेजी से एक्सपैंड किया। अच्छा, ये कच्चा पक्का काम नहीं है। प्रोक्योरमेंट में मेरा मन है बहुत डिटेल में बताऊं, थोड़ा शॉर्ट में तो जरूर बताऊंगा। प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक फैट टेस्टिंग मशीन इन्होंने विलेज लेवल तक लगा दी है। अब एक किसान आता है, दूध लेके आता है, तो उसके वॉल्यूम को लेकर के, फैट के कंटेंट के हिसाब से, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उसके दूध को नाप लिया जाता है, माप लिया जाता है। उसको एक प्लास्टिक का आइडेंटिटी टोकन दे दिया जाता है, जिससे वो नेक्स्ट काउंटर पर जाता है, पीछे से मशीन से टेस्ट होकर उसको रिजल्ट मिल जाता है। उस टोकन के हिसाब से पता लग जाता है कि उसकी दूध की क्या वैल्यू है, और उसको तुरंत वहीं के वहीं पैसा मिल जाता है। सिस्टम बिल्कुल सिस्टमैटिक बना दिया है, प्रोसेस ओरिएंटेड, ताकि स्पीड बनी रहे। वैसे तो अमूल के नाम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आना ही स्वाभाविक है। उनकी लीडरशिप बहुत लंबी चौड़ी, गहरी और बड़ी सफल रही। ऑफ कोर्स उनको श्वेत क्रांति का पिता माना गया। ही इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द डेयरी मूवमेंट इन आवर कंट्री। उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि आपको भी गाय पालनी चाहिए और इस बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस पे जरूर फोकस करें। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। असली जे कर तो अब आया है, जब RS सोडी आए हैं, जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। वो चुपचाप पीछे बैठ के अपना काम कर रहे थे। 32 साल तो उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ काम किया। आज वो कंपनी के MD हो गए। 3 जगह उन्होंने भयंकर काम किया इस कंपनी के अंदर। पिछले 7 साल के अंदर कंपनी ने बड़ी मैसिव ग्रोथ ली है। 3 जगह काम किया। पहला, इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया प्रोक्योरमेंट में। कहते हैं दूध जहां से मिल सकता है ले लो, बढ़िया क्वालिटी का दूध लेने का प्रोसेस बना दिया। हर जगह से दूध लो। गुजरात के अंदर प्रोक्योरमेंट बढ़ा दो, सौराष्ट्र तक चले जाओ, गुजरात के बाहर भी चले जाओ, अलग अलग स्टेट में चले गए प्रोक्योरमेंट बढ़ाने के लिए। दूसरा, उसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर दो। जितनी जल्दी प्रोक्योर करेंगे उतनी जल्दी उससे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो 50 तरह के इन्होंने प्रोडक्ट और ऐड कर दिए पिछले 7 सालों के अंदर। सुनिए ध्यान से, कम ऑन। अमूल ने 50 नए प्रोडक्ट लाइन बिल्ड कर दिए, जिसके कारण उनका टॉप लाइन जो रेवेन्यू होता है ना, सेल्स, जितने ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हाई सेलिंग प्रोडक्ट बिल्ड हो जाए, उतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ना शुरू होता है। क्योंकि जितनी बड़ा जाल उतनी ज्यादा मछली। वन मोर टाइम, कम ऑन, ध्यान सुनिए। मछुआरा बड़ा एक्सपर्ट तब होता है जब जितना बड़ा जाल डाले उतनी सारी मछली फंस जाती है। लेकिन जाल वही होना चाहिए जिसमें छेद ना हो, तो प्रोडक्ट वही हो जो बड़े काम का हो। ऐसे प्रोडक्ट लाइन उन्होंने ऐड कर दिए। पिछले 7 सालों में फार्मर की इनकम को उन्होंने 4 गुना बढ़वा दिया। मिल्क प्रोक्योरमेंट के प्राइस को 2 गुना बढ़ा दिया। टर्नओवर को 238% बढ़ा दिया। नए प्रोडक्ट तो 50 लाई दिए, गुजरात के अंदर भी, गुजरात के बाहर भी। तो मैंने बताई आपको 2 बातें। एक के दूध को प्रोक्योर ज्यादा किया, और दूसरा दूध को प्रोसेस बहुत तेज किया। तीसरा जो एक्सपेंशन किया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में किया। बोला यार दूध बना लिया, ले आए, इससे प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, अब बेचने पे साथ साथ काम करना पड़ेगा। अपने रिटेल काउंटर देश भर में बढ़ा दिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर देश भर में बढ़ा दिए। किसी प्रकार से उन स्टेट्स में जाओ जहां मेरा मार्केट शेयर लो है। जिधर जिधर ये लो थे, ये वहां भी घुसते चले जा रहे हैं। आप ऑलरेडी ये इससे 38,000 करोड़ पे, अगले 3 साल के अंदर 50,000 करोड़ का नंबर पार करना चाहते हैं। एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज और दूसरा फास्ट मूवर भी भयंकर। अच्छा, खर्चा ज्यादा ना लग जाए ना, तो शुरू से ही इन्होंने क्या कहा कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन बिल्ड करो, वैरायटी स्टाइल्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन बिल्ड करो, वैरायटी सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बिल्ड करो, लेकिन ब्रांड यूनिफॉर्म अम्ब्रेला रखो। कम ऑन, क्या मतलब हुआ? कुछ भी खरीद लो, आइसक्रीम खरीदो, मक्खन खरीदो, दूध खरीदो, दही खरीदो, छाछ खरीदो, रहेगा अमूल। नाम अलग अलग नहीं है। कम ऑन, ये इससे फायदा क्या है इनको? प्रमोशन केवल एक ब्रांड की करनी पड़ती है, यानी कि अमूल, और प्रोडक्ट लाइन उसमें सारे बिकते हैं, जिससे मिल जाता है रब ऑफ इफेक्ट। कोई ज्यादा बिकता है, कोई कम बिकता है। जो नहीं भी बिकता है अमूल के नाम पे बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि अमूल का ट्रस्ट हो गया। क्या कहते हैं? द टेस्ट ऑफ इंडिया। चाहे अमूल का स्प्रेड रेंज ले लो, या उसकी कोई ड्रिंक ले लो, उसका कोई दूध ले लो, प्रो मिल्क ले लो, चीज ले लो, या कुकिंग की रेंज ले लो, अमूल का दही देख लो, या मिठाई देख लो, आइसक्रीम देख लो, या चॉकलेट देख लो। पैसे कम थे, बहुत ज्यादा थे नहीं, मार्जिन बहुत ज्यादा रखा नहीं, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी रखी। स्ट्रैटेजी क्या है इनकी? प्रोडक्ट कितनी भी तरह के बिल्ड करो, पर ब्रांड एक ही। क्या मतलब? ब्रांड एक ही। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग, अमूल की ब्रांडिंग। अमूल के अंदर ही चलेंगे सारे प्रोडक्ट लाइन। आपको ब्रांडिंग केवल अमूल की करनी पड़ेगी, यानी कि जब भी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आएगी, प्रिंट की एडवर्टीजमेंट हो, टीवी की एडवर्टीजमेंट हो, आउटडोर की एडवर्टीजमेंट हो, फेसबुक सोशल मीडिया पे हो, किसी भी प्रकार की एड ले लो, एड केवल अमूल की करनी है। और वो जो अमूल की जो अमूल गर्ल है ना, वो अमूल गर्ल अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फॉर लॉन्गेस्ट ईयर ऑफ लॉन्गेस्ट रन कैंपेन एवर हैपेंड ऑन द प्लैनेट अर्थ। क्या मतलब? वो अमूल गर्ल सालों साल चलती आ रही है।
पर वो पता है आउटडेटेड क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई बिकॉज शी हैज मेंटेन्ड, और द ब्रांड आइडेंटिटी हैज मेंटेन्ड टू शोकेस द रिफ्लेक्शन मिरर ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। ये रिफ्लेक्शन मिरर ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी का अर्थ क्या हुआ कि वो बात तभी वही करती है जो बात समाज में चल रही हो। वो क्या करेगी? बजरंगी भाईजान मूवी आएगी तो बोलेगी बटर रंगी भाईजान। वो गाना आएगा बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना बटरमीज दिल, बटरमीज दिल। तो वो क्या है? वो कंटेम्पररी फ्रेशनेस बिल्ड करती रही। नरेंद्र मोदी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा डिनर आया है। कहती है अच्छा दिन नहीं, अच्छा डिनर। तो वो मक्खन दिखा दिया साथ में। वो पहले उस समय आइस बकेट चैलेंज होता था, ये स्लाइस बकेट चैलेंज, स्लाइस बटर चैलेंज बोलती है। ब्रिजिंग दी जनरेशन गैप को ब्रिजिंग दी जेंडरेशन गैप बोल दिया, यानी कि सारी महिलाएं दिखा दी, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि खरीदती तो सारी महिलाएं ही है ना। डेयरी फार्मिंग को उन्होंने कमर्शियली वायबल बिजनेस बना दिया। आज नेक्स्ट जनरेशन, आज की जनरेशन जो है, गाय का गोबर उठाने में, गाय का दूध निकालने में, गाय का मूत्र साफ करने में तैयार नहीं है। लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया कि आज की जनरेशन को भी टिका लिया, उनको भी रोक लिया। ये नहीं कि बूढ़े बूढ़े दादाजी को दूध निकाल रहे हो, आज के जमाने के लड़के भी करने को तैयार। उनको पता है 40-50 हजार रुपए महीना से बच जाएगा। उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था बेरोजगारी के विषय में। हालांकि मैं राजनीति की चर्चा करता नहीं, पर छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। बेरोजगारी पर उन्होंने क्या कहा? अरे भाई गाय पाल लो, हमारे देश के यूथ लोगों को गाय पाल करके उसका दूध बेच करके काम चला लेना चाहिए, उससे भी काम तो चल जाता है। उधर भाई साहब आपको पता है राजदीप सरदेसाई गाय वाय की बात पे तो बुरा मान जाते हैं। उन्होंने को ट्वीट निकाल दिया जी कि लेफ्ट वाले अच्छे थे, अब ये आ गए। मैं जरा उनकी ट्वीट की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आर एस सोडी जो एमडी है अमूल के, इन्होंने उनको उखाड़ दिया। इन्होंने उनके ट्वीट के नीचे ट्वीट कर दिया, और एक के बाद एक 2-4 ट्वीट कर दिया। और क्या बोल दिया ट्वीट में कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने तो बड़ी समझदारी की बात करी कि त्रिपुरा मिल्क डेफिसिट स्टेट है, करोड़ों रुपया खर्च करता है बाहर से दूध लाने में। 50 रुपए लीटर दूध, 55 रुपए लीटर दूध त्रिपुरा में बिक रहा है। अगर वहां का आदमी अगर कुछ गाय रख ले, वहां का लड़का, तो वो 5-7 लाख से लेकर 10-12 लाख रुपए तक साल का आराम से कमा जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो करना ही चाहिए, बड़ा कमर्शियली वायबल बिजनेस है। और तो और उन्होंने एक और नीचे ट्वीट लिख दिया कि गुजरात के अंदर कनुबेन पटेल हैं, जिनको प्राइड ऑफ गुजरात का अवार्ड दिया चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने। क्यों? दूध सप्लाई करके 84 लाख रुपए का बिजनेस उन्होंने साल में अकेले खुद ही कर लिया, नियरली 1 करोड़ रुपए का। अरे दूध बेच के करोड़पति। बहरहाल ये केवल मेरे आप व्यूअर्स नहीं, ये मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट्स ने भी मुझसे डिमांड की थी कि अमूल की केस स्टडी को डिटेल में समझाइए। मेरा प्यार इतना है आपसे, आप डिमांड करते हैं, मैं आपको तुरंत बना के दे देता हूं। और सुनिए, केवल लीडरशिप फनल ही नहीं है, अगर आप मिस कर गए तो मैं आपको बता दूं बाउंस बैक सीरीज भी, ये भी हमने एक लो टिकट प्राइस, किसी को भी आइडिया दे सकता है। अपने आसपास किसानों को, अपने आसपास गांव के लोग जो गरीबी से निकलते वक्त बैक सीरीज 4 घंटे का इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, होने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। उसका कारण क्या है? इस वीडियो में ऐसे आइडियाज हैं जो गरीबी से निकलते वक्त आज हमारे देश को दुनिया के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में खड़ा करने वाला एक दमदार सहकारिता का मॉडल किसी को भी आइडिया दे सकता है। अपने आसपास किसानों को, अपने आसपास गांव के लोगों को, अपने आसपास जो व्यापार एक वीडियो से मिल जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और कौन सी केस स्टडी चाहिए। वीडियो को लाइक करिए अगर थोड़ी सी भी मदद। यस, देखिए अभी ये जो हमने वीडियो देखा, यानी एक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्चुअली कि ये वीडियो में कई ऐसे मुद्दे बोले कि जो अमूल ने किया और उसके कारण वो खुद बिजनेस भी सक्सेसफुल बना, और उसके साथ जो लोग इन्वॉल्व थे, जो इतने सारे किसान, एक सहकारिता का मॉडल है, एक कोऑपरेटिव मॉडल है। तो हम जो यहाँ पे नेटवर्क बना रहे हैं वो कोऑपरेटिव, उस डेफिनेशन से कोऑपरेटिव वैसे नहीं है, पर उसके जो सारे उन्होंने जो रूल्स को इस्तेमाल किया, जो बिजनेस मेथड्स को इस्तेमाल किया है, उसमें से कई मेथड्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता चलेगा कि प्रोक्योरमेंट जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास सेल के लिए हो, उसके लिए प्रोजेक्ट टाइप्स कर रहे हैं। दूसरा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है, तो एक पूरा नेटवर्क हम बनाते जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। फिर ऐसे कई हमको पता चलेगा कि ये अमूल ने जिस तरह से इन चीजों को डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में इस्तेमाल किया, उसी तरह का काम
ये जो अपना प्रो पार्टनरशिप नेटवर्क है, ये रियल एस्टेट के फील्ड में करता जा रहा है और इसके रिजल्ट वैसे ही आने वाले हैं कि उससे जैसा एक रिजल्ट आ रहा है कि जो लोग इन्वॉल्व है उसके साथ में, अमूल के साथ में, वो एम्पावर होते जा रहे हैं, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जा रहा है। वैसा ही पूरे जो पार्टनरशिप प्रोग्राम में अपने साथ में लोग रहेंगे, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा। उसी तरह का प्लानिंग उसमें आपको न कई इसमें मैं तो एक्चुअली ऐसा एक एक्सरसाइज लेना चाहूँगा कि आप ज़रूर वो वीडियो फिर से देखें और आप बताइए कि अपना जो मॉडल आप डिस्कस कर रहे हो, हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपको क्या-क्या सिमिलरिटीज़ दिखती हैं। तो कभी बाद में एक्सरसाइज जरूर करते हैं जब अपने को वक्त मिलेगा अपने वीकेंड ट्रेनिंग्स में वगैरह। बट एक आपको समझ में आने के लिए कि किस तरह से और ऐसे कई कंपनीज अभी बनते जा रहे हैं कई, तो एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उससे कैसा फायदा भी हो सकता है, ये हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब एक लास्ट पॉइंट पे मैं आज क्या आऊंगा जी। अब ये जो होता है, जैसा हमने कहा, हमने पहले ही देखा कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है उसके लोग अभी कम होते जा रहे हैं क्योंकि वहां तक लोगों के इनकम बढ़ना ये शुरू हुआ है इंडिया में भी। ये हम देख रहे थे 2030 में वो बॉटम बहुत छोटा हो जाएगा, 2050-60 तक वो और कम होगा। ये होने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, कौन सी प्रोसेसेस जरूरी है, ये प्रोसेसेस हो रही है इंडिया में, इसी का रिजल्ट वो मिल रहा है हमको। तो अब ये कौन सी प्रोसेस है जरा हम समझते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वन, कनेक्टिविटी बेटर करनी पड़ेगी। तो हमको पता है आज हम सारे लोग फोन, जैसा हमने बात की थी कि 55 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, वो बढ़ते जा रहे हैं। अगले 2 साल में वो 80 करोड़ लोगों के पास, 90 करोड़ लोगों के पास होंगे और वो सारे सोशल मीडिया से कनेक्टेड होंगे। ये हमको समझ में आता है। इंटरनेट कनेक्शन सबके पास में है। हमको पता है कि रोड्स एंड सब हमको इम्प्रूव करना पड़ने वाला है। ये उसके पीछे का और एक कारण है। देन सेकंड चीज बहुत जरूरी होती है अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड को हमको स्ट्रेंथन करना है। अब हमको पता है कनेक्टिविटी से और क्या होगा, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ठीक से, और जो एक इंफॉर्मेशन पॉवर्टी हमने बात की थी पहले वो कम हो जाएगी, तो ये भी होगा। अब दूसरी बात जरूरी होती है कि फाइनेंस उन तक बराबर पहुंचे, फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस। और इसमें आज एक तीसरी चीज जुड़ चुकी है, फिनटेक। फिनटेक यानी मोबाइल से जो पर्सनल लोन्स या मोबाइल से जो लोन्स वगैरह अवेलेबल कराए जाते हैं, तो फाइनेंस तक सबकी, इसका बहुत बड़ा हमको मोहम्मद यूनिस जी जो हैं, बांग्लादेश का बड़ा हमको एग्जाम्पल पता होगा, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला उसके लिए। तो बांग्लादेश में उन्होंने जो कर पाए कि माइक्रो फाइनेंसिंग जिसे हम बोलते हैं, बचत गट जिसे बोला जाता है, तो ये जो होते हैं, तो इसके थ्रू लोगों तक जब फाइनेंस पहुंचता है तो वो खुद का इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग कर पाते हैं, वो ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक स्टाटा में चले जाते हैं, ये दिखाई दिया है। तो फाइनेंस तक एक्सेस, तो जैसा हमारे देश में हुआ कि ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट्स खुले हैं, वो पूरा प्रोसेस ठीक से हुआ है कि नहीं अब तक हमको पता नहीं है, बट बैंकों तक एक्सेस, फाइनेंसिंग तक एक्सेस, माइक्रो फाइनेंसिंग, और आखिरी कड़ी जो उसमें जुड़ रही है वो फिनटेक यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। तो उसके थ्रू लोन्स होना या उसके थ्रू पेमेंट्स वगैरह, ये भी एक लोगों को उसमें एक्सेस देता है। देन तीसरी जरूरत है एनर्जी एंड पावर की। अब एनर्जी एंड पावर जैसे ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, वो उतना ही बेटर ये लोग एम्पावर हो जाएंगे और बेटर बेटर स्टाटा में आते जाएंगे। देन फोर्थ इज एजुकेशन। हमने देखा था हमारा जो वेबिनार होता है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम सर्विस इंडस्ट्री में क्यों टॉप पे हैं इंडिया। हम ऑल ओवर पूरी दुनिया से आईटी सेक्टर वगैरह यहाँ पे क्यों आउटसोर्स करता है जॉब्स को। हमारे देश के 3.5 करोड़ लोग बाहर वर्क वीजा पे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन इंडिया में आजादी से लेकर अब तक बहुत अच्छा हमको मिला, बहुत सस्ते में हमको मिलता रहा। तो ये उसके पीछे का रीजन था। फिर हेल्थ है, हेल्थ बेटर होनी चाहिए। हेल्थ सर्विसेज अगर अच्छे ना हो तो कैसे प्रॉब्लम होते हैं हमको अभी दिख रहा है कोरोना में। ये जो एजुकेशन एंड हेल्थ है, इसमें मैं एक और मुद्दा जोड़ना चाहूंगा कि पिछले 30 सालों में बाकी जो मार्केट्स वगैरह ओपन हुए उसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम ये भी हुआ कि एजुकेशन और हेल्थ से सरकारों ने पैसे कम कर दिए, कम करते गए पिछले 30 सालों से वो चल रहा है।
और अभी तो इतने कम हो गए हैं कि उससे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एजुकेशन बहुत महँगा होता जा रहा है, हेल्थ बहुत महँगा हो गया है और उसमें जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हैं, वो नहीं है ठीक से, तो उसका बड़ा प्रॉब्लम कोरोना में हो रहा है हमको। तो कोरोना के कारण ये जो इतने बड़े लंबे लॉकडाउन चलाने पड़े, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न भी था कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं था हमारा। ये अभी हमारे टॉपिक में नहीं है, बट एजुकेशन हमारे विषय से जुड़ा मुद्दा है, कैसे मैं अभी आने वाला हूँ। एंड 6 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पक्के हाउसहोल्ड का एक्सेस हमको लोगों को देना है। अगर इन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो वीकेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, उसे हमको एम्पावर करना है, तो ये ऊपर का सारा उसको देना पड़ेगा और आखिर में उसको एक पक्का मकान भी हमको देना पड़ेगा। ये क्यों मैंने बताया? ये इसलिए कि हम जो अभी नेटवर्क बना रहे हैं, जिसमें आप जुड़े हैं हमारे साथ में, अलग-अलग स्टेट से आप लोग हो, अलग-अलग सिटीज़ से आप लोग हो और ये नए-नए लोग जुड़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। हमारे रेगुलर अल्टरनेट डे वेबिनार होते हैं, उसमें आपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया है, तो उससे भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता जा रहा है और पहले से जो एक रिस्पॉन्स रहा है उसको लेकर। तो उससे क्या होने वाला है? उससे ये जो नेटवर्क बन रहा है, एक बार ये नेटवर्क बन गया, हम अभी क्या पूरा फोकस हमारा सबका है कि हम घरों के लिए रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में काम करेंगे, ठीक है? तो पक्का हाउसहोल्ड इसमें हम अच्छा योगदान देने वाले हैं। हमारे नेटवर्क के थ्रू पूरा फोकस हमारा पहला हम सबको पता है, पक्का हाउसहोल्ड ये हमारा बहुत बड़ा फोकस का एरिया है। बट इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसकी हमने बात करनी है। तो ये तो हम बिल्कुल हम कर रहे हैं और हम सारे उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। रियल एस्टेट में आपका ट्रेनिंग शुरू होते ही जल्दी से आपका काम शुरू हो जाएगा, आपका उसके थ्रू इनकम एंड सारा शुरू हो जाएगा। आप और कनेक्टर्स का नेटवर्क बनाओगे, आप कनेक्टर है तो आपके साथ में आप आपके सारे जो आपका एक नेचुरल मार्केट है उसे डेवलप करोगे। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आप अपने साथ जोड़ोगे, उनको रेगुलरली आप रियल एस्टेट से ले जुड़े जो सेमिनार होंगे उसमें भेजोगे और उसके थ्रू रियल एस्टेट में काम शुरू हो जाएगा। उससे एक आपका इनकम भी अच्छा शुरू हो जाएगा। ये तो हम शुरू करेंगे। इसके अलावा आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। इसके अलावा अपॉर्च्युनिटी होने वाली है एजुकेशन में बहुत बड़ी। देखिए एजुकेशन इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रही है कि लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में। मिडल क्लास क्यों बढ़ा? क्योंकि लोअर क्लासेस को अच्छा एजुकेशन मिलता रहा। आप आज़ादी के पहले याद करोगे तो मिडल क्लास था ही नहीं लगभग। कुछ अमीर लोग थे और बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। ये पूरा मिडिल क्लास क्यों बन पाया जिससे हम मेजॉरिटी लोग आते हैं या हम में से कुछ लोग बहुत अमीर भी होंगे, थोड़े कम भी होंगे, लोअर मिडिल क्लास से भी होंगे, बट ये हम क्यों पहुंच पाए? क्योंकि एजुकेशन इंडिया में अच्छा रहा। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि एजुकेशन से जुड़ा बहुत बड़ा काम आपकी कंपनी प्रोरियल्टी कंसल्टेंट भी करती है और उसके थ्रू वो भी प्रोडक्ट आप तक जल्द ही पहुंच सकते हैं, जिनका भी आप अलग से मार्केटिंग हम कर सकते हैं। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसका जो बड़ा नेटवर्क आप बनाओगे, उनको बहुत अच्छा एजुकेशन पहुँचाना, उन तक बहुत अच्छा एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन पहुँचाना, ये भी आप कर सकने वाले हो। वन ऑफ द डायरेक्टर जो हैं अ अ, प्रो रियल्टी कंसल्टेंट के कमल खेतान जी, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। वो पहले ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते रहे हैं और हम लोग मिलके कई एजुकेशन कंपनीज के साथ में काम करते हैं और उन एजुकेशन कंपनीज को कैसे लोगों तक पहुँचाना है, एक्सेस उसका। हमने बात की थी अमूल में, जैसे बात की अलग-अलग प्रोडक्ट्स पास में होने चाहिए। दूसरा, उसका अलग-अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक करना है। तो एजुकेशन के भी कई प्रोडक्ट्स इसी नेटवर्क में, आप सेटल हो जाइए रियल एस्टेट पे, साथ में आपको मिल जाएँगे एजुकेशन के प्रोडक्ट सेल करने के लिए। उससे हम मैंने जो अभी बात की थी कि एजुकेशन महँगा होता जा रहा है, उससे क्या होगा, लोगों को एक्सेस कम हो जाएगा। वही जो अभी प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा हुआ अगले 20-30 साल अगर एजुकेशन बहुत महँगा होता गया और उससे अगर लोगों का एक्सेस कम हुआ, तो ये जो हम डेवलपमेंट दिख रहे थे, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसको बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचाने का एक अच्छा अवसर अपने पास में भी है, उससे अच्छा इनकम भी हमारा होने वाला है। और तीसरी चीज़, अब फिनटेक की हम बात कर रहे हैं, तो एक और डायरेक्टर हमारे जो प्रो के हैं, गणेश गोखले जी, उनके बारे में हमने बताया था, इंडिया बुल्स में वो काम इंडिया फिनटेक में बहुत बड़ी कंपनी रही है। तो उसके थ्रू आप देखेंगे तो वैसे जो फिनटेक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी एक हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन का सोच है कि ये जो नेटवर्क अपना बनता जाएगा, इसके थ्रू फिनटेक में भी हम काम कर सकते हैं। लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचाना, मोबाइल बेस्ड थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू।
आसानी से उन तक लोन पहुंचाना, ये भी हम लोग अपने ही नेटवर्क के थ्रू काम कर सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छा इनकम अपना हो सकता है। और ये सब में जो कनेक्टिविटी साइड से अक्षय डोडेजा सर हैं, हम लोग सारे आपके साथ में हैं, इसको हम सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, इसके लिए बहुत सारे काम हमारे काम के थ्रू हम करते हैं, एंड केवल ऐसे नहीं, ये सारे प्रॉफिटेबल काम है। तो हमारा जो सोच है कि केवल टॉप पे ही काम मत करो, हम ये ऐसा नहीं बोल रहे कि केवल बॉटम ऑफ द पिरामिड पे हमें काम करना है। इकोनॉमिक स्ट्रेटा के हर स्ट्रेटा पे काम करना है, बट जैसे जैसे हम नीचे के स्ट्रेटा तक पहुंच पाएंगे, उसके प्रोडक्ट जब तक उनको दे पाएंगे, तो आप देखोगे कि आपका एक्सपेंशन और फास्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। ये सब समझने के लिए आज का पूरा सेशन था। तो एक इंडिया का इकोनॉमी भी हमने समझा, इंडिया की इकोनॉमी के अलावा ओवरऑल इकोनॉमी में किस तरह का एक नया बिजनेस मेथड है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड पे भी काम करो। जो सीके प्रहलाद जी ने इतना बड़ा वो एक थ्योरी था जिसको आगे बहुत डेवलप करके बहुत दुनिया ने उसे यूज किया, और जिसके कारण सभी का फायदा हुआ। ओवरऑल इकोनॉमीज ऊपर उठे, ओवरऑल गरीबों के कंडीशंस बेटर हुए। तो वो हमने देखा कि वो सारे नियम हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा हमने जान लिया कि आगे हमारे बिजनेस में क्या एक्सपेंशंस पॉसिबल हैं। तो पहला फोकस हमारा रियल एस्टेट है, वहां से शुरू होगा। बट आप देखिए इसमें और नए अपॉर्चुनिटीज हम आपको देते जाने वाले हैं। उसमें भी ये चॉइस है आप पे, आप अगर बोलोगे नहीं मुझे रियल एस्टेट में ही काम करना है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। बट सिंपल सी बात है, आप अगर नेटवर्क बना चुके हैं और उस नेटवर्क में अगर आप और कुछ प्रोडक्ट उन्हें दे सकते हैं जिससे अच्छा इनकम हमारा होने वाला है, तो वो करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ऑप्शंस हमारे पास बिजनेस के बनते जाएंगे। ये एक प्रोसेस हमको बराबर सीख लेना है। हमारा जो भी एज अ प्रो कनेक्टर, एडवाइजर या फ्रेंचाइजी, ये प्रोसेस ठीक से सीख लीजिए, इसे हमारे साथ में स्मूथली हम काम करना शुरू कर दीजिए। आगे आप देखेंगे तो इसमें नए प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और उसके थ्रू और बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं और बेटर बड़ा बिजनेस हम कर सकने वाले हैं। तो वी वोंट बी ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू रियल एस्टेट, रियल एस्टेट इज आवर फोकस, दैट्स ओके, विल वर्क ऑन दैट। बट आगे ऑप्शंस भी आपके साथ में जुड़ने वाले हैं इसी के थ्रू, ओके। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है ये आपको पूरा टॉपिक पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आपके कोई सवाल है तो अभी ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। कोई सवाल है आपके? मैं आपका भी अनम्यूट करता हूँ माइक, अगर किसी को बात करना है तो पूछ सकते हैं या चैट में भी आप डाल सकते हैं। Yes. यस, कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो आप नो लिख दीजिए चैट में और हम रुकते हैं। हेलो। यस यस, जो अभी बिजनेस जो आपने बात किया हम लोगों ने अभी, आप जी जी, प्रोफाइल मतलब बिजनेस कौन से मतलब ऐड ऑफ कर सकते हैं हम लोग मतलब उसमें? जी जी, जैसा मैंने कहा, एक मैं जवाब देते वक्त म्यूट कर दूंगा। देखिए, पहला हमारा फोकस रियल एस्टेट है, हम सबको पता है, उसको लेके हम सारे ने हमने काम शुरू कर दिया है, उसको लेके यही फोकस रहने वाला है पहला हमारा। बट हम यानी प्रो रियल्टी कंसल्टेंट के ही हम सारे लोग, अब ये जो एक नेटवर्क सेल्स एंड मार्केटिंग का बनेगा, उसे हम यूज कर सकने वाले हैं बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो पहला इसमें फोकस करके इसमें सेटल होते हैं। जल्द ही एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं हमारे पास सेल के लिए, वो भी इसी नेटवर्क के थ्रू हम सेल कर पाएंगे। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा फिनटेक, यानी मोबाइल बेस्ड, ऐप बेस्ड लोन्स, ऐप बेस्ड दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेडिंग वगैरह, इसके भी प्रोडक्ट हम दे सकते हैं इसी नेटवर्क के थ्रू। तो आप चूज कर सकते हैं आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स में काम करना है, जो आपका नेटवर्क बनता जाएगा उसी को यूज करना है बाकी चीजों के लिए। ठीक है, सीके प्रहलाद जी का कौन सा अच्छा बुक है, मैं जरूर सजेस्ट करता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ उसके लिंक्स अगर है तो। विकास जी पूछ रहे हैं चैट्स के थ्रू। मुझे लगता है शंकर जी, मेरा जवाब पहुंचा आप तक, शंकर नवर जी? हाँ पहुंचा, लेकिन मौलिक सवाल मुझे पूछना था। जी जी,
मुझे समझे मेरे पास कोई ऐप है जो यूज होता है जी पेड में, वो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ क्या, मतलब जी, जरूर जरूर जरूर। जैसा यूज हम, होगा। हम्म। हाँ सॉरी, फिर से बोलिए। वो सबके लिए यूज होगा वो, जैसे हम ओके, फिनटेक की बात कर रहे हैं, जी जो जी, ट्रांजेक्शन के लिए अच्छा रहेगा और इंडियन की इकोनॉमी के लिए अपना अपना काम करेगा ओके, आपने। जरूर जरूर इंडियन इंडियन हम बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, तो क्या मैं सजेस्ट कर सकता हूँ क्या बाद में इसको? जरूर सर, जरूर जरूर शंकर जी, ओके। बिल्कुल, यस। और मुझे सब पूछना था कि मैंने अभी तक जितने लोगों को लिंक भेजा है, हाँ, तो कितने लोग मेरे लोग जो इसमें अटेंड हो चुके, कुछ डेटा है अवेलेबल आपके पास? हम उसका पूरा एक्सेल शीट बना के डालेंगे, अपने ग्रुप पे रेगुलर डालते जाएंगे, उसका प्रोसेस हम पूरा रेडी करते जा रहे हैं। ऐसा हम्म। करेंगे कि हर वेबिनार के पहले या हर हम्म। वेबिनार के बाद आपके जितने लोग आए हम्म। उसका पूरा हम एक्सेल शीट ही डालते जाएंगे, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे। ओके ओके, जी चलिए। जी, तो आपको पता चल जाएगा। और बस। आपका जो लिस्ट है, हम्म। आपका जो इंडिविजुअल लिस्ट है, कौन कौन लोग आए, वो आप तक पर्सनली पहुंचा देंगे। ओके ओके, चलेगा हाँ, तो चलेगा। वो प्रोसेस रेडी करना चल रहा है, वो हो गया होगा। हम अभी ये नेक्स्ट वेबिनार से कोशिश करते हैं उसकी। चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके। यस यस शंकर, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू स्वप्निल जी। ये जो और अभी जो पूछा कि ये हमारे तरफ से कितने लोग आए वगैरह, तो गौरव करके हैं हमारे, जो ये पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, फैसिलिटेशन कर रहे हैं आपके लिए ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको एडमिन वो कर रहे हैं गौरव जी। तो उनको आप एक बार फिर से कांटेक्ट कर लीजिए अगर ये आप तक लिस्ट पहुंचता नहीं है तो। ठीक है, तो उनसे प्लीज एक बार सारे लोग कोऑर्डिनेट करें। या थैंक यू दिनेश जी, शंकर जी, कुणाल जी। ठीक है, और कोई सवाल? थैंक यू विकास जी। चलिए फिर, थैंक यू टू ऑल, गुड नाइट टू यू ऑल। थैंक यू राजेश जी। फिर से एक बार बता दूं, आप व्हाट्सएप पे भी आपके सवाल डाल सकते हैं जो हमको यहाँ पे लेने हैं। आपके मन में कोई सवाल हो जिसको वीडियो पे सबके सामने लेना चाहिए ऐसा लगता है, तो व्हाट्सएप पे डालते रहिए। ओके, तो लेट्स यूज द ग्रुप मोर, ज्यादा कम्युनिकेट करें एक दूसरे से और बेटर अच्छे से काम करें। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।